पुस्तक 2, अध्याय 1, शहर में प्रवेश। बड़े ऊंचे बाड़ों से घिरे एक जुड़े हुए इलाके में ये बाड़ें 6 मीटर ऊंची थीं और आपस में मजबूती से जुड़ी हुई थीं। जानवरों के झुंड निश्चित रूप से इन्हें पार करके अंदर नहीं घुस पाएंगे। विशाल लकड़ी की बाड़ों के भीतर पत्थर के घर, लकड़ी के घर और बड़ी संख्या में फरपोश पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग अपना जीवन यहाँ बिता रहे थे। यह एक बहुत ही साधारण जनजाति थी जिसमें कई हजार लोग थे। मेरे बच्चे को इन्हीं कुछ दर्जन किलोमीटर के दायरे में पकड़ लिया गया। काले वस्त्र पहने वह आदमी पहाड़ी जंगल में विशाल आदिवासी द्वार की ओर बढ़ता हुआ आगे बढ़ा। और यही वह जनजाति है जहाँ से उसे पकड़ा गया था। रुको रुको। कबीले का मुख्य द्वार बंद था और दोनों तरफ 2 धनुर्धर मीनारें थीं। हर एक मीनार के अंदर 5 शक्तिशाली पशुवेशधारी योद्धा थे। सभी ने अपने धनुष खींचे और धनुष चढ़ाए हुए थे और वे दूर से आ रहे काले वस्त्रधारी व्यक्ति पर निशाना साध रहे थे। बाहरी व्यक्ति, अपना इरादा बताओ। धनुर्धर मीनार के ऊपर एक योद्धा ने गुस्से से कहा। काले चोगे वाले आदमी ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी चींटी को देख रहा हो। उसके कदम रुके नहीं और वह गेट की तरफ बढ़ता रहा। धनुर्धर मीनार पर खड़े 10 योद्धा क्रोधित हो गए। उसे मार डालो। तुरंत 10 बड़े धनुष एक साथ छूटे। बेंग बेंग बेंग, एक के बाद एक तीर हवा में काले कपड़े वाले आदमी पर चीख रहे थे। हर एक में इतनी ताकत थी कि वह बड़े बड़े पत्थर तोड़ सकता था या बड़े बड़े पेड़ों को गिरा सकता था। लेकिन जब ये 10 तीर काले कपड़े वाले आदमी के पास पहुंचे तो वे सब जिजीजी हो गए। तीरों के तीर टूट गए, फिर बिखर गए। वह आदमी आगे बढ़ता रहा। अच्छा नहीं। धनुर्धर मीनार पर खड़े 10 योद्धा घबरा गए और उनमें से एक ने अपना सींग पकड़ा और उस पर जोरदार प्रहार किया। वू वू वू। सींग की गहरी आवाज शक्तिशाली और भेदने वाली थी। यह आवाज तेजी से पूरे कबीले में फैल गई और कबीले के पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सभी अपने अपने हथियार लेकर इकट्ठा हो गए। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सभी को युद्ध प्रशिक्षित योद्धाओं की तरह काम करना था। जब आदिवासी इकट्ठे हुए और दहाड़ते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, शुआ, वह अतुलनीय रूप से मोटा काले लोहे की लकड़ी का दरवाजा अचानक फट गया और अनगिनत टुकड़ों में बदल गया जो उड़ गए। हर एक टुकड़ा कबीले के तीरंदाजों के तीरों से भी ज्यादा भयानक था और पलक झपकते ही दरवाजे के पास खड़े दर्जनों योद्धा या तो मर गए या अपंग हो गए। जमीन खून से सनी हुई थी, लेकिन योद्धा जरा भी नहीं डरे। इसके बजाय वे और भी ज्यादा भयंकर चीखें लगाते हुए आगे बढ़े। रुको, एक आवाज गूंजी। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी जो जानवरों के फर से सज्जित था, दरवाजे के सामने खाली मैदान की ओर दौड़ता हुआ धुंधला सा हो गया। क्रोधित आदिवासी योद्धा उस सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को देखकर रुक गए, जिसने भूरे रंग की जानवर की खाल पहनी हुई थी। ये बूढ़ा व्यक्ति कबीले का नेता था। महानायक, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमारी गोल्डब्लेड जनजाति आपकी क्या मदद कर सकती है? सफेद बालों वाले बूढ़े ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा के जरिए उनके द्वार को तोड़ सकता है वह निस्संदेह एक जियांटियन जीवन रूप ही होगा, और जियांटियन जीवन रूप यहाँ तक कि स्थानीय प्रभुत्वशाली जी कबीले में भी अत्यंत उच्च पदों पर आसीन लोग होते हैं। इसी समय काले कपड़े पहने आदमी आराम से टहलता हुआ अंदर आया। मैं आपसे पूछता हूँ। काले कपड़े पहने आदमी ने सफेद बालों वाले बुजुर्ग की तरफ देखा। क्या हाल ही में इस इलाके में कोई सर्प राक्षस आया है? सर्प राक्षस? सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी रुका, फिर जल्दी से सिर हिलाया। हाँ है, हाल ही में एक सर्प राक्षस प्रकट हुआ था और कई छोटी छोटी जनजातियां इससे तबाह हो गईं। उसके अगले हफ्ते जनजातियों ने जी कबीले को खबर भेजी और जी कबीले ने उस विनाशकारी सर्प राक्षस से निपटने के लिए अपने काले कवचधारी घुड़सवार भेजे। काले कपड़े पहने आदमी की संकरी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। तो यह वास्तव में जी कबीला था। जी कबीला इस इलाके का एक शक्तिशाली संगठन था। उसके जैसा प्राचीन राक्षस भी उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसने पहले अंदाजा लगाया था कि जी कबीला ही उसके बेटे रेडटिप को पकड़ लाया होगा, और अब लग रहा था कि सच यही था। मारा गया या पकड़ा गया? काले कपड़े वाला आदमी पूछता रहा। जिंदा पकड़ लिया गया, सफेद बालों वाले बूढ़े ने कहा। जी कबीले ने अपने काले बख्तरबंद घुड़सवार भेजे जिन्होंने सांप राक्षस को जिंदा पकड़ लिया और वापस चले गए। ज्यादा संभावना है कि वह इस समय पश्चिमी प्रांत शहर में हो। पश्चिम प्रांत शहर? काले कपड़े पहने आदमी की आंखों में आग की एक झलक छिपी थी। क्रोध की आग। डायरे मॉन्स्टर्स के लिए वेस्ट प्रीफेक्चर सिटी संभवतः सबसे खतरनाक स्थान था। पश्चिमी प्रांत के जी वंश के विशेषज्ञ यहीं इकट्ठा होते थे। डायरे मॉन्स्टर्स की वहां जाने की हिम्मत नहीं थी। अगर उसका बच्चा वहां होता तो उसके अपने बच्चे को बचाकर वापस लाने की संभावना बहुत कम थी। इंसान? काले कपड़े पहने आदमी ने सफेद बालों वाले बुजुर्ग की तरफ देखा। उसकी आवाज ठंडी थी। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जब सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने खुद को मानव कहकर संबोधित होते सुना तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। राक्षस, और यह एक भयानक राक्षस था जो मानव रूप ले सकता था। हु। तापमान अचानक गिर गया और बर्फ की एक विशाल परत दिखाई देने लगी। यहाँ तक कि बर्फ के गुबार भी नीचे गिरने लगे। भयानक कम तापमान फैलने लगा और आसपास के आदिवासी योद्धा तेजी से बर्फ में जम गए, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए। जल्दी भागो। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के बालों और भौहों पर बर्फ की एक परत जम गई थी और उसके पीछे खड़े आदिवासी दहाड़ रहे थे, एक भयानक राक्षस। भागो भागो, जल्दी भाग जाना। सभी आदिवासी दांत पीसते हुए, दर्द और क्रोध को सहते हुए भागने लगे।
कई अन्य आदिवासी योद्धा वीरतापूर्वक चिल्लाते हुए उस काले कपड़े पहने आदमी की ओर पागल राक्षसों की तरह झपटे, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उनके शरीर पर जमी बर्फ की परत और मोटी हो गई और फिर वे तेजी से बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। बूढ़े की आंतरिक ऊर्जा वीरतापूर्वक लड़ रही थी। वह हकलाते हुए चिल्लाया, तुमने शक्तिशाली जीववंश को भड़काने की हिम्मत कैसे की? उकसाना। काले कपड़े पहने आदमी के घने काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में लाल लाल रोशनी चमक रही थी। सांप राक्षस मेरा बच्चा था, मेरा सबसे प्यारा बच्चा। मैं न सिर्फ उन्हें उकसाऊंगा बल्कि पश्चिमी प्रांत शहर में भी घुस जाऊंगा। दहाड़। एक विश्व को हिला देने वाली उग्र चीख। काले कपड़े पहने वह आदमी एक कुंडलित सर्प में बदल गया, एक विशाल काला सर्प जो हवा में लहरा रहा था। कुंडलित सर्प के विशाल शल्कदार पंख पूरी तरह से फैले हुए थे, मानो किसी विशाल जाल ने आदिवासियों को सूरज की रोशनी से बचा लिया हो। चारों ओर बिखरे हुए आदिवासियों ने सिर उठाकर यह भयानक दृश्य देखा और वे सभी बुरी तरह डर गए। ये सरपेंट विंग है, ये सरपेंट विंग झील का डायर मॉन्स्टर है। अब किसी भी आदिवासी योद्धा के मन में जवाबी हमले का ख्याल नहीं आया। जब से वे पैदा हुए थे, उन्होंने सरपेंट विंग झील के डायर मॉन्स्टर की प्राचीन किंवदंतियां सुनी थीं। वे जानते थे कि सरपेंट विंग कितना भयानक था। उनका गोल्डब्लेड कबीला इस तरह के भयानक डायर मॉन्स्टर से लड़ ही नहीं सकता था। सब मर गए, तुम सबको मरना होगा। विशाल सर्प पंख ने अपने विशाल पंखों से नीचे के क्षेत्र को ढक लिया। उसकी लाल लाल आंखों में रक्त पिपासा थी। उसने अचानक अपना विशाल मुंह खोला और सांस ली। एक अंतहीन बर्फीली काली हवा चली, इतनी तेज कि जमीन की एक परत भी उखड़ गई और कुछ पत्थर के घर ढह गए। तेज काली हवा ने तेजी से लगभग 10 किलोमीटर तक के पूरे क्षेत्र को घेर लिया। खांसी खांसी। सभी आदिवासियों ने अपना गला पकड़ लिया। उनके शरीर तुरंत काले पड़ गए। नहीं, एक महिला ने अपने बच्चे को गोद में लिया। उसके चेहरे पर आंसू नदी की तरह बह रहे थे। महादैत्य, जीववंश हमारा बदला जरूर लेगा। आंतरिक ऊर्जा के शिखर पर पहुंच चुके एक शक्तिशाली योद्धा ने अपनी सांसें रोक लीं, लेकिन जहरीली गैस अभी भी उसकी त्वचा में घुस रही थी। अपने जीवन के अंतिम क्षण में वह बस यही करुण पुकार लगा सका। जल्द ही गोल्डब्लेड जनजाति का इलाका एक वीरान, खामोश बंजर भूमि में बदल गया था। जीवन या आहट का नामोनिशान तक नहीं था। गोल्डब्लेड जनजाति के सभी आदिवासी बर्फ की मूर्तियों में बदल गए थे, टुकड़े टुकड़े हो गए थे या जहर देकर मार दिए गए थे। आसपास के 10 किलोमीटर का पूरा इलाका शमशान में बदल गया था। यहाँ तक कि जहरीले कीड़े मकोड़े जैसे जीवों को भी जहर देकर मार दिया गया था। विशाल सर्प पंख ने नीचे देखते हुए अपने पंख धीरे से फड़फड़ाए। जब उसे एहसास हुआ कि सारा जीवन खत्म हो गया है, तो वह तेजी से उड़कर आकाश में गायब हो गया। रात घिर आई थी। ठंडी हवा उदास होकर बह रही थी। दूर तक फैला हुआ विशाल पश्चिमी प्रांत शहर दिखाई दे रहा था। स्वूश। एक काली परछाई आसानी से दीवारों को पार कर गई, गश्त कर रहे काले बख्तरबंद सवारों से बचती हुई और चुपके से शहर में प्रवेश कर गई। मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? काले कपड़े पहने आदमी ने पश्चिमी प्रांत शहर के भीतर खोज शुरू कर दी। ये पहली बार था जब डायर मॉन्स्टर सरपेंट विंग पश्चिम प्रांत शहर में दाखिल हुआ था। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि जिन राक्षसों को जिंदा पकड़ा जाता है, उन्हें भीतरी शहर में पहुंचा दिया जाता है। और भीतरी शहर वह जगह है जहां जी कबीला रहता है। इसकी सुरक्षा बहुत कड़ी है। वहां कई जियांटियन जीव रहते हैं। मैं चुपके से अंदर नहीं जा सकता। पश्चिमी प्रांत शहर में घुसना काफी आसान था। क्या आप भीतरी शहर में घुस रहे हैं? यही वह जगह थी जहां जीववंश के लोग रहते थे। ऐसी जगह की सुरक्षा कितनी कड़ी होनी चाहिए थी। एक पल के बाद पश्चिमी प्रांत शहर के ऊपर हवा में सरपेंट विंग आसमान में ऊंचा उड़ रहा था और साथ ही पानी को नियंत्रित करने की अपनी जन्मजात क्षमता का इस्तेमाल करते हुए उसने हवा में मौजूद नमी से तेजी से एक बड़ा कोहरा और बादल बना दिया। कोहरे ने आसपास के इलाके को घेर लिया था और वह आसमान से चुपके से नीचे देख रहा था। हर जगह को ध्यान से देख रहा था। आधी रात बीत चुकी है। निम ड्रैगन कैसल में अकेला था। आज उसके लिए हर 3 दिन में एक बार होने वाली पिंजरे की लड़ाई का दिन था। युवा मास्टर, काले बख्तरबंद सवार और ड्रैगन महल के कुछ सेवक सभी उसके प्रति अत्यंत सम्मानपूर्ण थे। निम के पिताजी कुल के नंबर 1 विशेषज्ञ थे और निम खुद भी बेहद प्रतिभाशाली थे, इसलिए कई लोग पहले से ही मानने लगे थे निम ही अगले प्रांताध्यक्ष होंगे। कोई सोच सकता था कि उनका दर्जा कितना ऊंचा होगा। सबसे भयानक राक्षस तैयार करो। निम हंसा और चिल्लाया। हाल ही में हमारे यहाँ एक शक्तिशाली राक्षस पहुंचाया गया था। इसे कमांडर ब्लाइंड फिश हमारे पास लाया था। इसका वंश फेंट गॉड से है। एक हाथ वाले बूढ़े ने जोर से पुकारा। एक राक्षस जिसकी वंशावली फेंट गॉड की है? निम के चेहरे पर खुशी के भाव उभरे। बहुत बढ़िया, आज तो मैं मजेदार लड़ाई लड़ पाऊंगा। जल्दी से इसे पिंजरे में भेजने का इंतजाम करो। ठीक है। एक हाथ वाला बूढ़ा आदमी व्यवस्था करने चला गया। ड्रैगन कैसल पिंजरे और जानवरों की सुरंगों में बटा हुआ था। स्वाभाविक रूप से जानवरों की सुरंगों में ही राक्षस रहते थे और उन सभी को यहाँ कैद करके रखा गया था। दहाड़। जंजीरों में लिपटा विशाल लाल सांप बाहर विशाल पिंजरे में बंद मनुष्य को देखकर गहरी क्रोधित दहाड़ने लगा। चिल्लाते रहो, एक हाथ वाले बूढ़े ने ठंडी हंसी से कहा। तुमने इतने सारे इंसान खा लिए, आज तुम्हारी मौत का दिन है। जाओ, दरवाजा खोलो और फिर जंजीरें खोल दो। इसे पिंजरे में आने दो। हाँ, राक्षसों की देखभाल के लिए यहाँ जो सेवक नियुक्त किए गए थे, वे व्यवस्था करने चले गए। गड़गड़ाहट। पिंजरे और जानवरों की सुरंगों के बीच का दरवाजा खोलने पर
दूर से एक हल्की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। विशाल लाल सांप ने तुरंत उस ओर देखा और गुर्राने की आवाज निकालने लगा। जंजीरें खोल दो, एक हाथ वाले बुजुर्ग ने आदेश दिया। खटखटाहट खटखटाहट, एक के बाद एक जंजीरें खुलती गईं। अपने शरीर पर जंजीरों की परतें तेजी से ढीली होती महसूस करते हुए विशाल लाल सांप खुद को रोक नहीं पाया और जंजीरें आपस में टकराने लगीं। आखिरी जंजीर के छूटने के बाद एक खनकनाहट की आवाज के साथ पूरा जंजीर तंत्र जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। विशालकाय लाल सांप ने एक हाथ वाले बुजुर्ग को ठंडी निगाहों से घूरा और फिर तेज रफ्तार से सुरंग से बाहर उस जगह की ओर सरक गया जो अभी अभी उसके लिए खुली थी। वह तेजी से बाहर पिंजरे में पहुंच गया। विशाल पिंजरे के भीतर दूर से एक लाल होंठों वाला, सफेद दांतों वाला, फर से लदा एक युवक उसे घूर रहा था। उस विशालकाय लाल सांप की लार तुरंत टपकने लगी। आदमखोरी के अपने लंबे अनुभव के कारण उसे अचानक एहसास हुआ कि इस तरह के मानव बच्चे का मांस निश्चित रूप से सबसे कोमल और सबसे स्वादिष्ट होता है। पुस्तक 2, अध्याय 2, दया। निंग ने दूर खड़े विशाल लाल सांप को घूरा और धीरे से बुदबुदाया। पूरा शरीर खून जैसा लाल है, लेकिन छाती के चारों ओर के शल्क चमकीले चांदी जैसे हैं और एक जोड़ी लाल आंखें हैं। ओह, और इसके 2 पंजे भी हैं। फिसलते फिसलते विशाल लाल सांप धीरे धीरे हिलने लगा। निंग को घूरते हुए उसका विशाल सर्प जैसा सिर ऊपर उठा हुआ था। उसके जन्मजात अहंकार के कारण उसने उस मानव युवक को अपने सामने बिल्कुल भी नहीं रखा। उसके अनुभव के अनुसार इस युवक जैसे सभी कबीले के लोग बहुत कमजोर थे। हालांकि यह जी वंश का अड्डा था, फिर भी इस तरह के युवक को इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। निंग ने हल्की सी चीख निकाली। सांस लेते ही उसकी छाती की हवा बाहर निकल आई और नंगी आंखों से दिखाई देने वाली ऊर्जा की 2 धाराओं में बदल गई। उसका पूरा शरीर हल्का लाल हो गया और उससे एक शक्तिशाली आभा निकलने लगी। दूर खड़ा विशाल लाल सांप चौंक गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने खड़े इस युवक की आभा भी उतनी ही भयानक थी जितनी उसकी अपनी आभा। हाल ही में मैंने रेनड्रॉप सूत्र का ज्यादा अभ्यास नहीं किया है। मैं इसे प्रशिक्षित करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। निंग अचानक कई दर्जन मीटर आगे बढ़ गया। उसके हाथ में तेज तलवार बिजली की गति से विशाल लाल सांप पर वार कर रही थी। विशालकाय लाल सांप ने अपने वक्ष से 2 बड़े तीखे पंजे सीधे निंग की ओर फेंके। शुआ शुआ शुआ, तलवार सैकड़ों बार चमकती हुई प्रकाश के कोहरे की तरह एक के बाद एक विशाल लाल सांप की ओर वार करती रही। विशाल लाल सांप ने अपने शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर किए गए तलवार के केवल 3 वारों को ही चकमा दिया, बाकी सभी वार सीधे झेले। उसके शल्कों पर बस कुछ सफेद धब्बे दिखाई दिए। इस वजह से विशाल लाल सांप अनजाने में ही इस युवा मानव की ताकत को थोड़ा कम आंकने लगा। वो एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज, यह निंग की तेज तलवार की आवाज थी जो हवा में तेजी से उस विशालकाय लाल सांप की छाती पर वार करती हुई अचानक 2 मीटर लंबा घाव बना गई। उसके शल्क फट गए, नीचे की मांसपेशियां फट गईं और ताजा लाल खून तुरंत फूट पड़ा। दहाड़, विशालकाय लाल सांप एकदम से चौंक गया। आखिर उसके सामने खड़ा युवक अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? निंग अब वह नादान युवक नहीं रहा जिसने हाउलिंग मूनवुल्फ से युद्ध किया था। राक्षसी जानवरों के साथ लगातार युद्धों ने उसे काफी अनुभव दिया था। अभी वह वास्तव में अपनी आदि शक्ति ही इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन चूंकि शेडविंड स्टेप्स और रेनड्रॉप सूत्र दोनों ही बल प्रयोग में बेहद कुशल थे, इसलिए उसे अभी भी कोई नुकसान नहीं था। सबसे पहले निंग ने हमलों की एक श्रृंखला बूंदाबांदी का उपयोग किया, लेकिन इस विशाल लाल सांप के खिलाफ ये बेकार साबित हुआ। फिर निंग ने क्रूर शक्तिशाली मारक हमले रेन लाइन का प्रयोग किया, जो वह तकनीक थी जिसका उपयोग निंग ने विशालकाय लाल सांप पर भारी बड़ा घाव छोड़ने के लिए किया था। इसके बाद निंग ने रेनड्रॉप पियर्सेस रॉक्स आक्रमण का प्रयोग किया। इसके बाद निंग ने पतली धाराएं सदैव बहती रहीं तकनीक का उपयोग करके विशाल लाल सांप के जंगली हमलों को रोक दिया। रेनड्रॉप सूत्र में कुल 9 आसन थे। ये मुद्राएं थीं: बूंदाबांदी, तूफानी पर्दा, पतली धाराएं सदैव बहती रहती हैं, जलरोधक, वर्षा रेखा, सदा ताजा जल प्रवाह, निर्दयी जल प्रवाह और वर्षा की बूंदें चट्टानों को भेदती हैं। कुछ आक्रमणकारी रुख थे, कुछ रक्षात्मक रुख थे। हालांकि आक्रमणकारी मुद्राओं में भी रक्षात्मक तत्व शामिल थे। इस तकनीक की गहनता ने निंग को लगातार विस्मय और मंत्रमुग्ध कर दिया। आखिरकार वह इस तकनीक में विशेषज्ञता के स्तर तक भी नहीं पहुंचा था, और हालांकि उसके अपने पिता येचुआन बहुत पहले ही निपुणता के स्तर पर पहुंच चुके थे, फिर भी उसके पिता रेनड्रॉप सूत्र का अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि जितना अधिक कोई रेनड्रॉप सूत्र पर विचार करता, उतना ही अधिक उसे इसका दायरा कितना असीम समझ में आता। ये तकनीक पतला अनंत जल प्रवाह, एक अनियंत्रित स्वतंत्र इच्छा वाला हमला होना चाहिए। फेंट गॉड वंश वाले इस राक्षसी जानवर के हमलों के तहत निंग को कभी कभी अपनी तलवार तकनीकों के संबंध में कुछ अंतर्दृष्टि मिलती थी, लेकिन इसके विपरीत विशाल लाल सांप उग्र होता जा रहा था। वह समझ सकता था कि यह मानव युवक तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि उसके शरीर पर पहले से ही कई जख्म थे, लेकिन उनमें से कोई भी जानलेवा नहीं था। लेकिन उसके सामने वाले युवक को बस कुछ हल्के जख्म लगे थे, जो पलक झपकते ही भर गए। उसके सामने वाला युवक इतना भयानक था कि उसका कलेजा कांप उठा। साथ ही उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वह इस मानव युवक के हाथों मर न जाए। लेकिन अगर वह मरने भी जा रहा था, तो उसका जन्मजात अहंकार और घमंड उसे मरने नहीं देगा। दहाड़, विशाल लाल सांप ने अचानक एक जंगली, धरती हिला देने वाली चीख निकाली, जो क्रोध और अनिच्छा से भरी हुई थी और अपने साथ अपनी मृत्यु का ज्ञान लेकर आई थी।
चीख से हवा फट गई। जी कबीले के अंदरूनी इलाकों के ऊपर हवा में कई बादल थे। उनमें से एक बादल के भीतर काले पंखों वाला सांप था। दहाड़ो। जब तक ये चीख आकाश तक पहुंची तब तक ये बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन सरपेंट विंग एक बेहद संवेदनशील डायरे मॉन्स्टर था। इसके अलावा ये दहाड़ उसके बच्चे की जानी पहचानी आवाज थी। ये रेड टिप है, मेरे बेटे। सरपेंट विंग को तुरंत इस बात का यकीन हो गया। वह पूरे समय शहर के अंदरूनी हिस्से में खोजबीन कर रहा था और कई किलोमीटर दूर से ही उसकी नजर पिंजरे नाम की इमारत पर साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन कोहरे और पिंजरे के ऊपर लगी सभी स्टील की जंजीरों की वजह से वह समझ नहीं पा रहा था कि पिंजरा असल में क्या है। लेकिन ठीक उसी क्षण आवाज सुनते ही उसे तुरंत पता चल गया कि आवाज पिंजरे वाले क्षेत्र से आ रही है। ये रहा। सरपेंट विंग तुरंत नीचे की ओर दौड़ा। उसका शरीर अभी भी बादलों और कोहरे से ढका हुआ था, जो उसे दृष्टि से ओझल कर रहा था। पिंजरे के भीतर विशाल लाल सांप की दुखी, क्रोधित चीख सुनकर निंग समझ गया कि विशाल लाल सांप कैसा महसूस कर रहा होगा। तुरंत ही उसके बाएं हाथ में एक तेज तलवार प्रकट हो गई। चूंकि तुम मौत की भीख मांग रहे हो तो मर जाओ। शुआ। निंग अचानक एक तूफान में बदल गया और विशाल लाल सांप पर हमला कर दिया। तलवार की रोशनी चमक उठी। वज्र की ज्वाला तलवार, वज्र की चमक, धधकती वज्र, वर्षा सूत्र, निर्दयी जल प्रवाह। वर्षा की बूंदें चट्टानों को भेदती हैं। शुआ। विशालकाय लाल सांप के उठे हुए सिर की लाल आंखें धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं। अब उसके सिर में एक गहरा छेद हो गया था जो सीधे उसकी खोपड़ी में घुस गया था, और फिर उसका विशाल शरीर मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ा, जिससे धरती हिल उठी। ताज़ा खून बाहर की ओर बहने लगा, जिससे जमीन लाल खून की नदी में रंग गई। निंग ने विशाल लाल सांप की लाश को देखा, फिर उसके घाव का निरीक्षण किया। वह अध्ययन कर रहा था कि उसका मारक प्रहार कितना प्रभावी था। ब्लेजिंग थंडरक्लैप वाकई एक शक्तिशाली हमला है। इसने सांप की छाती में एक बहुत बड़ा छेद कर दिया। इसने सांप को लगभग 2 टुकड़ों में बांट दिया। निंग ने सिर हिलाकर नुकसान का जायजा लिया। मर्सीलेस वाटरफ्लो और थंडर फ्लैश फ्लिंट दोनों को एक ही शब्द में बयां किया जा सकता है, तेज। मर्सीलेस वाटरफ्लो तेज और फुर्तीला, अप्रत्याशित दोनों है, जबकि थंडर फ्लैश फ्लिंट तेज और विस्फोटक है। रेनड्रॉप पियर्सेस रॉक्स में अच्छी भेदन क्षमता होती है। यह आसानी से इस सांप की खोपड़ी को भेदने में सक्षम थी। निंग ने सिर हिलाया। पिंजरे के ऊपर हवा में बादलों के बीच से एक विशालकाय जीव उतर रहा था। सरपेंटविंग की तुलना में उसका बच्चा रेड ट्रिप एक टैडपोल से ज्यादा कुछ नहीं था। सरपेंटविंग की लाल आंखें पिंजरे की जंजीरों के पार नीचे का दृश्य देख सकती थीं। उसने नर्म जमीन पर पड़े खून से लथपथ सर्प के शव का वीरान, दयनीय दृश्य देखा, और ये देखते ही उसे लगा जैसे अचानक उसकी चेतना में एक भयानक आग भर गई हो। मेरे बच्चे। सरपेंटविंग पूरी तरह पागल हो गया था। हाय रे, मेरे बच्चे की मौत का बदला ले। टकराना। पिंजरे के ऊपर से आ रही शक्तिशाली ऊर्जा कंपन ने निंग को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया। क्या? निंग ने तुरंत देखा कि सैकड़ों मीटर दूर बादलों के बीच एक विशालकाय सांप, जिसके विशाल पंख मुश्किल से दिखाई दे रहे थे, उसे घूर रहा था। वह जीव उस पर नीचे की ओर झपट रहा था। उसके पंखों का फैलाव ही पूरे पिंजरे से बड़ा था। लाल आंखों वाले सांप की आंखों में असीम हत्या की नीयत थी। निंग चौंक गया और उसे समझ आ गया कि ऊपर से हमला करने वाला जीव उसे मारने आया है। अच्छा नहीं है, भागो। निंग ने अपना सिर घुमाया और तुरंत भागना चाहा, लेकिन जैसे ही वह भागने ही वाला था, उसे एहसास हुआ कि जिस गलियारे से वह आया था वह बंद हो चुका है। आमतौर पर पिंजरे की लड़ाई के दौरान वे हमेशा बंद रहते हैं, ताकि कोई लड़ाई खत्म होने से पहले भाग न जाए। जीत हासिल करने के बाद ही निंग लोगों को सुरंग खोलने का आदेश देता, लेकिन उसने अभी कुछ ही देर पहले उस विशालकाय लाल सांप को मारा था और उसे अभी तक आदेश देने का मौका नहीं मिला था। इसके अलावा जब उसने पिंजरे में लड़ाई शुरू की थी तो उसने दूसरों को उसे देखने से मना कर दिया था। आमतौर पर सिर्फ उसके पिता ही उसे देखते थे। आखिरकार उसकी असली ताकत तो हमेशा से एक राज ही रही थी। मिसाल के तौर पर वह 2 तलवारों का इस्तेमाल करता था, या फिर वह साधारण तलवारों से भी एक उच्च स्तरीय हाउटियन गॉडबीस्ट को मार सकता था। ये सब राज थे। बाहरी दुनिया अब भी यही मानती थी कि निंग गॉडबीस्ट को मारने के लिए तेज और कीमती हथियारों का इस्तेमाल करता था। शुआ। निंग ने तुरंत अपने हाथों से 2 तलवारें फेंक दी और तुरंत 2 और तलवारें प्रकट हुईं। डाकनॉर्थ तलवारें तोड़ना। निंग अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ा, अपने ऊपर की मोटी जंजीरों को तोड़ता हुआ, साथ ही अपने गले की पूरी ताकत से उन्मत्त होकर चिल्लाया, पिताजी। ध्वनि तो गूंजी, लेकिन ध्वनि की गति वास्तव में सरपेंटविंग की नीचे की ओर की गति से धीमी थी। डांग डांग डांग। निंग की डाकनॉर्थ तलवारें ऊपर लगे स्टील के जंजीरों के जाल पर बेतहाशा वार कर रही थीं। अतीत में उसके पिता यिचुआन ने कहा था, अपनी ताकत को देखते हुए, अगर तुम्हें 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख में निहित शक्ति का इस्तेमाल करना है और अपनी पूरी ताकत लगानी है तो तुम्हें जंजीरें तोड़ देनी चाहिए। लेकिन कई जंजीरों से बना ऐसा जाल, भागने लायक जंजीरें तोड़ने में तुम्हें शायद 10 सांसें लग जाएंगी। लेकिन अब निंग के पास डाकनॉर्थ की तलवारें थीं। वे वाकई तेज थीं। डांग डांग डांग। एक के बाद एक जंजीरें टूटती गईं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उसे भागने लायक तोड़ने के लिए शायद 1 सांस की जरूरत पड़ेगी। 1 ब्रीथ। ऊपर से आक्रमण करने वाले भयानक प्राणी को वहां पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। समय नहीं है। जब निंग स्टील की जंजीरें काट रहा था तो उसे यह बात तुरंत समझ आ गई। विशाल शल्कदार पंख हवा में चीरते हुए जालों की जंजीर से टकरा रहे थे।
ये स्टील की जंजीरें जो निंग के लिए अतुलनीय रूप से मजबूत थीं, 1000 साल पुराने राक्षस के इस हमले के सामने बेहद कमजोर पड़ गईं। टूटने की एक श्रृंखला के साथ अनगिनत जंजीरें टूटकर इधर उधर उड़ गईं और फिर शल्कदार पंख सीधे निंग से टकराए। मेरे बेटे की जान की कीमत अपनी जान देकर चुकाओ। सरपेंटविंग की लाल आंखें निंग को घूर रही थीं। चकमा, हाथों में 2 तलवारें लिए निंग ने तेजी से चकमा दिया और साथ ही दोनों तलवारों पर एक ही तकनीक का इस्तेमाल किया, पतला अनंत जल प्रवाह। उसकी तलवार चमक उठी और ऊपर से आए शल्कदार पंख को ग्रहण कर लिया। तलवारों की एक के बाद एक चमकती परतें एक दूसरे को काटती गईं और दोनों तलवारें मिलकर तलवार की रोशनी का एक अंतहीन जाल बना गईं। ऐसा लग रहा था मानो रेशम की कई परतें प्रतिद्वंद्वी के हमले पर लपेटकर उसे सीमित कर रही हों। उसने लगातार 10 हमले किए। धमाका, विशाल शल्कदार पंख डार्कनॉर्थ की दोनों तलवारों पर टूट पड़ा और इस प्रहार की शक्ति से निंग को अपनी कलाइयों की हड्डियां फटती हुई महसूस हुईं। और फिर पंख के ब्लेड जैसे किनारे चकमा दे रहे निंग पर टूट पड़े और गोल्डस्टार शर्ट को सीधे चीरते हुए निकल गए। फू, ताजा खून की बौछार हुई और उसका बायां हाथ, जो अभी भी डार्कनॉर्थ तलवार पकड़े हुए था, उड़ गया। निंग का पूरा शरीर ब्लैकवाटर लोहे की दीवार से टकराया, जिससे दीवार पर एक इंसानी आकृति बन गई। निंग ने अपने होठों से एक बड़ा कौर खून उगल दिया। सर्पविंग ने अपने शल्कदार पंख फिर से उठाए और एक और प्रहार करने की तैयारी में। इस पल में अब एक हाथ वाले निंग ने दांत पीस लिए। फिर अचानक टूटे हुए पिंजरे से एक विशालकाय टिड्डे की तरह बाहर निकल आया। छाया विंड स्टेप्स। उसने इस फुटवर्क तकनीक का पूरी तरह इस्तेमाल किया, एक नीली रोशनी की लकीर की तरह चमकता हुआ बाहर भाग गया। मर जाओ। एक हिंसक हवा ने हमला किया। पीछे मुड़कर देखने पर निंग ने एक विशाल काले धुंधलेपन को अपनी ओर आते देखा। वह सरपेंटविंग की विशाल सर्पीन पूंछ थी। सरपेंटविंग की पूंछ का ये प्रहार उसके शल्कदार पंखों के प्रहार से भी तेज और भयंकर था। जिस हवा से वह गुजरा, वह भयानक ध्वनि धमाकों के साथ फट गई और ड्रैगन कैसल के मजबूत संगमरमर के पत्थर टूटने लगे। विशाल काली पूंछ निंग को चारों ओर से घेरे हुए थी। निंग की तेज रफ्तार को देखते हुए उसके लिए इस हमले से बच पाना नामुमकिन था। मैं समाप्त कर रहा हूँ। पुस्तक 2, अध्याय 3, जीवन और मृत्यु। अपने आंगन में यिचुआन इस समय एक नीली तलवार लिए एक पेड़ के तने को काट काट कर छेद रहा था। काटना, छेदना, खुरचना, काटना, उसने बस यही सबसे बुनियादी हरकतें की और ज्यादा जोर भी नहीं लगाया, इसलिए पेड़ के तने पर बस कुछ खरोंचें ही दिखाई दी। उनकी पत्नी स्नो पास में ही पानी की बोतल लिए खड़ी थी और अपने पति को मुस्कुराते हुए प्रशिक्षण लेते हुए देख रही थी तथा कभी कभी पास के फूलों और घास पर पानी छिड़क रही थी। हर्म, यिचुआन और स्नोर एक साथ एक ही दिशा में मुड़े। दोनों को ऊर्जा का कंपन महसूस हुआ। ड्रैगन कैसल। यिचुआन और स्नोर एक साथ इमारत की छत पर चढ़ गए और दूर स्थित ड्रैगन कैसल को घूरने लगे। ड्रैगन कैसल का निर्माण शहर के भीतरी भाग में एक दूरस्थ स्थान पर किया गया था, जो यिचुआन और उसकी पत्नी के निवास स्थान से कम 2 किलोमीटर दूर था। उन्होंने देखा, ड्रैगन कैसल के ऊपर हवा में विशालकाय सर्पविंग था। सर्पविंग के शल्कदार पंख इस समय पूरे ड्रैगन कैसल को ढक रहे थे और एक हाथ वाला रक्तरंजित युवक तेज गति से ड्रैगन कैसल से बाहर भाग रहा था, जबकि एक विशाल ड्रैकोनिक पूंछ बिजली की तरह उसकी ओर चमक रही थी। स्नो की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह दर्द से चीखी, निंग, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी, बिल्कुल भी समय नहीं था कि यिचुआन गुस्से से भड़क उठा और उसने अपने हाथों में पकड़ी नीली तलवार से अचानक एक भयंकर वार किया। हुआ, उसकी तलवार से नीली रोशनी की एक चमकदार लहर निकली। 300 मीटर लंबी नीली रोशनी की लहर सरपेंटविंग से भी थोड़ी बड़ी थी। वह हवा में तेजी से कटती हुई सीधे सरपेंटविंग की ओर बढ़ी। पेंग पेंग पेंग, सर्पपंख की दूर स्थित पूंछ पर पलक झपकते ही दर्जनों बार प्रहार हुआ। पूरा ड्रैगन कैसल फट गया और ढह गया, जिससे चारों ओर ढेर सारे पत्थर बिखर गए। ड्रैगन कैसल के आसपास रहने वाले कई नौकर, पहरेदार और जी कबीले के सदस्य घायल हो गए और उनका खून चारों ओर फैल गया। यहाँ तक कि जानवरों की सुरंगों के अंदर मौजूद कुछ राक्षसी जानवर भी इस प्रहार से मारे गए। जैसे ही निंग पिंजरे से बाहर निकला, उस पर सांप की विशाल पूंछ ने हमला कर दिया। निंग जानता था कि इस पंख वाले सांप जैसे राक्षस के सामने उसकी गोल्ड स्टार शर्ट भी कागजी हो सकती थी। उसके पास तो बस एक हाउटियन स्तर का फेंट गॉड शरीर था। शायद वह पल भर में चूर चूर हो जाएगा। नहीं, निंग इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। इस जीवन में उसके पास इतना स्वस्थ, मजबूत शरीर था, 2 प्यारे माता पिता थे और उसे अमर बनने का प्रशिक्षण लेने का, अपने भाग्य को नियंत्रित करने का मौका मिला था। उसने इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया था और सब कुछ तो बस शुरू ही हुआ था। वह सचमुच इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। चकमा, निंग ने अपनी पूरी ताकत से शेडविंड स्टेप्स का इस्तेमाल किया। जल्दी जल्दी जल्दी, हु, हवा जोर से चल रही थी। निंग का शरीर भी चीख रहा था। धमाका, सांप की पूंछ जोर से नीचे गिरी। वह निंग को रगड़ती हुई ड्रैगन कैसल की मोटी संगमरमर की चट्टानों से टकराए। देखते ही देखते पूरा ड्रैगन कैसल कांप उठा और ढेर सारी संगमरमर की चट्टानें टूटकर चारों तरफ उड़ गईं। तुम चकमा देने में कामयाब रहे, लाल आंखों वाला सर्पपंख चिल्लाया। तुम भाग्यशाली थे कि एक बार चकमा दे पाए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम 2 बार चकमा दे पाओगे? टकराना, सांप की पूंछ फिर से उसकी ओर झुकी, लेकिन निंग तो मानो कागज के एक टुकड़े की तरह हवा में लहरा रहा था, हवा की तरह फुर्तीला, परछाई की तरह अप्रत्याशित। सांप की पूंछ एक बार फिर निंग से चूक गई और ड्रैगन कैसल से फिर टकरा गई।
असंभव। सर्पविंग अब सचमुच क्रोधित हो गया था। यह एक डायरे मॉन्स्टर था जिसने हजारों सालों तक प्रशिक्षण लिया था और जियांटियन के अंतिम चरण तक पहुंच गया था। यह उन साधारण शुरुआती जियांटियन डायरे मॉन्स्टर्स से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इसकी शक्ति के बल पर किसी युवक को मारना बहुत आसान होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे इसने गोल्ड ब्लेड जनजाति के हजारों आदिवासियों का आसानी से वध कर दिया था। पेंग पेंग पेंग। सर्पेंटविंग अपनी पूंछ से हर जगह बेतहाशा वार कर रहा था और उसके पंख भी टूट गए। पूरा ड्रैगन कैसल कांप रहा था और ढहने के कगार पर था और हर जगह ढेर सारे पत्थर उड़ रहे थे। कई नौकरों और काले बख्तरबंद सवारों ने अपनी जान गंवा दी। मर जाओ मर जाओ। सर्पविंग उन्मत्त था। उससे एक भयंकर ठंडी आभा निकली और तापमान गिर गया, जिसके कारण कुछ नौकर तुरंत ही ठंड से मर गए। काली जहरीली धुंध बाहर आ गई और आसपास के हाउटियन स्तर के सभी जीव जंतु जहर के कारण मर गए। लेकिन निंग उस विशाल धूल के बादल में बार बार बचता रहा। ठंडी आभा उन शीर्ष हाउटियन की रिफाइनिंग योद्धाओं को जमाकर मार सकती थी, लेकिन निंग, जिसने फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक में प्रशिक्षण लिया था, उसका शरीर उन हाउटियन की रिफाइनर्स से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। ये बड़े पैमाने पर ठंडी हवा और जहरीली गैस के हमले उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। हवा की तरह, परछाई की तरह। शेडविंड स्टेप्स। ये हैं शेडविंड स्टेप्स, असली शेडविंड स्टेप्स। निंग पूरी तरह से उसमें डूब गया। विशाल सर्पविंग के प्रहारों को अपनी मर्जी से आने दिया और शल्कदार पंखों को अपनी मर्जी से वार करने दिया। उसने बस हवा के प्राकृतिक बल का अनुसरण किया और उसे उधार लिया, और अपने प्रतिद्वंद्वी सर्पविंग द्वारा उत्पन्न हवा के बल को भी, ताकि बार बार फुर्ती से बच सके। वह साए की तरह चलता रहा। सर्पविंग उसे मार नहीं सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। वह हवा की तरह हिल रहा था। निंग का शरीर इतनी सहजता से हर जगह हिल रहा था मानो वह कोई पत्ता हो जो हल्की हवा से उड़ रहा हो। दुनिया के साथ एक। क्या ये युवक सचमुच दुनिया के साथ एकाकार के स्तर पर पहुंच गया है? क्या उसके पैरों की गति दुनिया के साथ एकाकार के स्तर पर है? क्रूर, अलौकिक प्राचीन राक्षस सर्पेंटविंग अंततः आश्वस्त हो गया कि उसके बेटे को मारने वाला ये मानव युवक वास्तव में दुनिया के साथ एकाकार के स्तर पर पहुंच गया है। यह एक ऐसा स्तर था जिस तक ये बूढ़ा राक्षस हजारों वर्षों के प्रशिक्षण के बावजूद अभी तक नहीं पहुंच पाया था। विश्व के साथ एक। सामान्यतः कहा जाए तो केवल जिफू शिष्य ही विश्व के साथ एक स्तर पर थे, जबकि कुछ शक्तिशाली जियांटियन जीवन रूप भी विश्व के साथ एक स्तर तक पहुंच गए। मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से राक्षसों की तुलना में अंतर्दृष्टि की अधिक क्षमता थी। केवल देव जानवर जैसे प्राणी ही समझ के मामले में मनुष्यों के बराबर थे। धिक्कार है। प्राचीन राक्षस सर्पविंग जानता था कि थोड़े समय में वह इस मानव युवक को मारने में सक्षम नहीं होगा। कीड़े मकोड़े। एक विशाल नीली तलवार की रोशनी ने हमला किया। प्राचीन राक्षस सर्पपंख ने उस नीली तलवार की रोशनी की ओर अपनी पूंछ घुमाई। उसकी जरा भी परवाह नहीं की। येचुआन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तलवार की रोशनी मुझे 2 किलोमीटर की दूरी से नुकसान पहुंचा सकती है? टकराना। गहरे हरे रंग का खून हर जगह बिखरा हुआ था, और जहां भी खून बिखरा जमीन फुफकार और बुदबुदा रही थी। संगमरमर और काले पानी का लोहा सब जल्दी ही घुल गए। वह विशाल मोटी पूंछ इतनी गहराई से कटी हुई थी कि लगभग आधी कट गई थी। यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? सर्पविंग सचमुच भयभीत हो गया। जी कबीले के पश्चिमी प्रांत का नंबर 1 विशेषज्ञ वास्तव में बहुत भयानक था। मैं तुम्हें अभी जीवित रहने दूंगा। सर्पविंग ने निंग को एक भयंकर घूरा मारा और फिर अपने 2 पंखों के साथ तेज गति से आकाश में उड़ गया। कीड़े मकोड़े। सर्पेंटविंग, तुमने जी कबीले के पश्चिमी प्रांत में घुसने की हिम्मत की और तुम सोचते हो कि तुम भाग सकते हो? मरना। आंतरिक शहर के कई क्षेत्रों से भयंकर दहाड़ें गूंजने लगीं, जिनमें जीली और जी यंग के साथ साथ दर्जनों जियांटियन जीवों की दहाड़ें भी शामिल थीं, जो सभी उस पर चिल्ला रहे थे, मुझे अपना नीला अग्निपक्षी उधार दो। येचुआन एक प्रकाश किरण में बदल गया और एक विशाल नीले पक्षी पर उड़ गया जो बीच उड़ान में था, जिसकी पूंछ पर नीली आग धधक रही थी। इस नीले पक्षी की पीठ पर काले कपड़े पहने एक महिला बैठी थी। येचुआन, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, काले कपड़े वाली महिला ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। चल दर। येचुआन ने नीचे के इलाके को अपनी नजरों से देखा। ड्रैगन कैसल के मलबे के बीच अपने बेटे को खड़ा देखकर वह राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन अपने बेटे का खून से सना कटा हुआ हाथ देखकर उसका गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। येचुआन और काले वस्त्रधारी महिला नीला अग्निपक्षी पर सवार होकर भागते हुए सर्पपंख की दिशा में हवा में तेजी से आगे बढ़े। पश्चिमी प्रांत में अन्य जियांटियन स्तर के लोग सभी क्रोध से दहाड़ रहे थे। एक डिरेमोन्स्टर ने जी वंश के पश्चिमी प्रांत शहर के भीतरी शहर में घुसने की हिम्मत कैसे की? ये पूरी तरह से तर्क के विरुद्ध था, लेकिन जियांटियन स्तर के मनुष्य अभी तक उड़ान भरने में सक्षम नहीं थे और इसलिए वे केवल देख सकते थे कि कैसे येचुआन और उसका साथी सर्पेंटविंग का पीछा करने के लिए एजियो फायरबर्ड की पीठ पर उड़ रहे थे। निंग दुनिया के साथ एक होने की उस अवस्था में बना रहा। वह हवा की ताकत को महसूस कर सकता था और उस ताकत को उधार लेकर हवा की तरह बेफिक्र हो सकता था। वह दुश्मन की हमलावर ताकत को भी उधार लेकर उसके हमलों से बच सकता था, मानो वह दुश्मन की परछाई हो। एक कमजोर कराह ने निंग को अपने चारों ओर देखने पर मजबूर कर दिया। पूरा ड्रैगन महल मलबे में तब्दील हो चुका था। बड़ी संख्या में नौकर और काले बख्तरबंद सवार या तो कुचले गए थे, या बर्फ से जम गए थे, या जहर देकर मारे गए थे, भयानक मौत मर चुके थे। ये दृश्य असहनीय था। शेडविंड स्टेप्स के दुनिया के साथ एक स्तर पर होने पर उन्हें जो खुशी महसूस हुई थी वह गायब हो गई। निंग ने दांत पीस लिए।
एक छलांग लगाकर वह मलबे के मैदान में घुस गया। उसने पत्थर के टुकड़ों को लात मारकर हटाना शुरू किया और जल्दी से अपना कटा हुआ बायां हाथ ढूंढ निकाला। फिर अपने बाएं हाथ में पकड़ी डाकन और तलवार को अपने काले स्टोन में वापस समेट लिया और फिर निंग ने अपने दाहिने हाथ से अपना कटा हुआ बायां हाथ पकड़ा और उसे ठूंठ से सटा दिया। अब तक कटे हुए ठूंठ से खून बहना बंद हो गया था। जोड़ो। निंग ने कटे हुए हाथ को स्टंप से जोड़ा और फिर गोल्डस्टार शर्ट को बढ़ाकर जल्दी से अपने बाएं हाथ को भी उसमें लपेट लिया और उसे वापस अपनी स्थिति में ला दिया। यहाँ तक कि पिछले जन्म में भी कटा हुआ हाथ या बांह जो हाल ही में कटा हो पुनः जोड़ा जा सकता था। निंग का शरीर इस समय एक राक्षस जैसा था। एक कटे हुए हाथ को फिर से उगाने में बस कुछ ही घंटे लगते हैं और एक कटे हुए हाथ को फिर से जोड़ने में तो और भी ज्यादा। निंग साफ महसूस कर सकता था कि उसकी मांसपेशियां और मांस तेजी से वापस बढ़ रहे हैं और उसकी हड्डियां भी तेजी से फैलकर जुड़ रही हैं। उसका हाथ पहले ही जुड़ चुका था, लेकिन उसे अपनी पूर्ण अवस्था में पहुंचने में अभी भी थोड़ा और समय लगेगा। निंग। एक उन्मत्त ध्वनि गूंजी। निंग ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसने गहरे लाल रंग की जानवर की खाल पहनी हुई थी मलबे में खड़ा उसे देख रहा था। यह आदमी प्रीफेक्चर लॉर्ड जी यंग था। प्रीफेक्चर लॉर्ड यंग ने देखा कि निंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और तभी राहत की सांस ली। जब तक तुम्हें कोई चोट न लगे, जब तक तुम्हें कोई चोट न लगे। निंग। एक पीड़ा भरी चीख। निंग को प्रीफेक्चर लॉर्ड से बात करने का मौका नहीं मिला। वह जल्दी से मलबे के ढेर से बाहर निकला और दूर से अपनी माँ को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। माँ। निंग बार बार पुकारा। अपने बेटे को वहां खड़ा देखकर स्नो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। निंग तेजी से अपनी माँ की ओर दौड़ा और उसे गले लगा लिया। स्नो ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया। वाह वाह, मैं अभी बहुत डर गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि मैं क्या करती। माँ, मैं ठीक हूँ, निंग ने बार बार कहा। तुम्हारा हाथ। स्नो ने अपने बेटे के बाएं हाथ को ध्यान से देखा। सब ठीक है, देखो। निंग ने अपना बायां हाथ हिलाया। अब तक उसके बाएं हाथ की हड्डियां और मांस पूरी तरह जुड़ चुके थे और कोशिकाएं भी 80% पुनर्जीवित हो चुकी थीं। शायद बस थोड़ी देर में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब जाकर स्नो पूरी तरह से निश्चिंत हुई। उसे पता था कि उसके बेटे की शरीर को शुद्ध करने की क्षमता कितनी शक्तिशाली है, एक दुष्ट देवता के रूप में। क्या हुआ? ये डायर मॉन्स्टर सरपेंट विंग हमारे जी कबीले के पश्चिमी जागीर पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर पाया? एक वीर स्वर गूंजा और लाल बालों वाला वाइपर बुजुर्ग जीली क्रोध से भरा चेहरा लिए दौड़ता हुआ आया। ये कीड़ा मरने के लिए तरस रहा है और हमें तुरंत इसकी जांच करनी होगी कि इसने हमारे जी कबीले के पश्चिमी प्रांत शहर पर हमला क्यों किया। यह वाकई अजीब है। क्या सरपेंट विंग को यह नहीं पता कि इस तरह से काम करके उसने पश्चिमी प्रांत के जी कबीले को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है? माथे पर चोट के निशान वाले एक दुबले पतले बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। एक के बाद एक जियांटियन व्यक्ति आगे बढ़ते गए। नष्ट हो चुके ड्रैगन कैसल और ढेर सारी लाशों और खून के धब्बों को देखकर दर्जनों जियांटियन लोगों के चेहरे पर बेहद बदसूरत भाव थे। इस विशाल भूभाग के प्रशासकों के रूप में किसी दायरे मॉन्स्टर ने पश्चिमी प्रांत पर हमला करने की हिम्मत बहुत समय पहले की थी। पश्चिमी प्रांत के जी वंश के हर एक विशेषज्ञ को क्रोध और शर्म दोनों का एहसास हुआ। इसे मरना ही होगा। हमें उस डायर मॉन्स्टर सरपेंट विंग को अवश्य मारना चाहिए। उसे मार। पुस्तक 2 अध्याय 4 यिचुआन का क्रोध। जब नीला अग्नि पक्षी आकाश में उड़ रहा था तो उसके पंखों पर लगी लपटें उसके चारों ओर घूम रही थीं और जब वह उस विशाल शल्कयुक्त और पंखयुक्त सर्प का पीछा कर रहा था तो वीरान हवाएं उसके पास से गुजर रही थीं। एजियोफाइबर्ड की पीठ पर 2 आकृतियां थीं जो आधे घुटनों के बल बैठी थीं। जी यिचुआन और वह काले कपड़े वाली महिला। काले कपड़े वाली महिला तेजी से भागते हुए सर्पविंग को घूर रही थी। यिचुआन, ये सर्पविंग एक अंतिम चरण का जियांटियन स्तर का डायरे मॉन्स्टर है। यह मेरे एजियोफाइबर्ड से काफी शक्तिशाली है। हालांकि एजियोफाइबर्ड लंबी दूरी की उड़ान में अच्छा है, फिर भी इसे पकड़ना मुश्किल होगा। लेडी फ्लावर, मैं इसे संभाल लूंगा। यिचुआन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसके हाथों में अचानक एक चांदी का विशाल धनुष प्रकट हुआ, जबकि उसके बाएं हाथ में एक तीर था। धनुष पूरी तरह खींचा हुआ था। यिचुआन भागते हुए सर्पपंख को ठंडी निगाहों से देख रहा था। सफ़ तीर अचानक प्रकाश की किरण में बदल गया और भागते हुए सर्पविंग की ओर तेजी से बढ़ा। इतनी कम दूरी पर जिस भयानक गति से यिचुआन ने ये तीर छोड़ा था और सर्पविंग के विशाल शरीर के साथ, इसका मतलब था कि वह बच नहीं सकता था। शुद्ध तीरंदाजी कौशल के संदर्भ में यिचुआन शायद ब्लाइंड फिश से कमतर था, लेकिन जी कबीले के अधिकांश पुरुष तीरंदाजी में कुशल थे और यिचुआन का ये तीर गति के मामले में ब्लाइंड फिश से भी तेज था। टकराना। तीर सर्पविंग के शरीर पर लगा, फिर तुरंत फट गया, जिससे एक विशाल खूनी छेद बन गया। सर्प के शरीर पर एक विशाल हड्डियां दिखाई देने वाला घाव दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था मानो बस एक और तीर लगने से यह सर्प अंदर से पूरी तरह फट जाएगा। दरअसल यिचुआन का तीर उन्हीं हड्डीदार पंखों पर निशाना साधा गया था, लेकिन सर्पविंग जानता था एक बार उसके शल्कदार हड्डीदार पंख घायल हो गए तो वह भाग नहीं पाएगा। इसलिए उसने तीर को रोकने के लिए अपने ही सर्पनुमा शरीर का इस्तेमाल किया। चट-चट। सांप के शरीर का मांस तुरंत सिकुड़ गया और खून बहना बंद हो गया। सर्पविंग बेतहाशा भागता रहा। यिचुआन, तुम्हारे जी वंश ने मेरे बेटे को मार डाला। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे बदला लेने नहीं दोगे? सरपेंटविंग पीछे की ओर चिल्लाया। कीड़े मकोड़े, अगर तुम चैन से मरोगे तो मैं तुम्हें जल्दी मरने दूंगा।
वरना मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। नीला अग्निपक्षी की पीठ पर आधा घुटने टेककर यिचुआन ने एक बार फिर उस चांदी के विशाल धनुष को अपनी ओर खींचा। सर्पविंग जल्दी से चकमा देने के लिए आगे बढ़ा। टकराना। सर्पेंटविंग के शरीर पर एक और तीर लगा। सर्पेंटविंग दर्द से चीख उठा और उसका दिल बेचैन हो उठा। यिचुआन पश्चिमी प्रांत के जी वंश का नंबर 1 विशेषज्ञ है, ये सच है, लेकिन वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? पहले 2 किलोमीटर की दूरी से भी यिचुआन की तलवार की चमक मुझे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, और अब उसका एक ही तीर मुझे घायल कर सकता है। यहाँ तक कि एक सर्वोच्च जियांटियन स्तर का डायर मॉन्स्टर भी मुझे ज्यादा से ज्यादा पकड़ सकता है। कोई भी मुझे इतनी आसानी से ध्वस्त नहीं कर सकता। सर्पविंग का साहस पहले की उस तलवार की चमक से पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। एक तलवार की चमक जो 2 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से आने के बावजूद उसे गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। यदि यह हमला नजदीक से किया गया होता तो क्या वह एक ही वार में मर नहीं जाता? स्विश स्विश स्विश। यिचुआन ने एक के बाद एक तीर चलाए और सर्पेंटविंग बस दांत पीसकर अपने शरीर का इस्तेमाल करके उसे रोक पाया। सौभाग्य से उसका विशाल शरीर सैकड़ों मीटर लंबा था। हालांकि उसके विशाल शरीर में अब 10 से ज्यादा बड़े गड्ढे हो गए थे, फिर भी अपनी शक्तिशाली जीवन शक्ति के बल पर वह अपनी तेज उड़ान जारी रख सकता था। जल्द ही नीचे की धरती का विस्तृत विस्तार एक विस्तृत झील में बदल गया। सर्पविंग तुरंत नीचे की ओर दौड़ा। सर्पविंग झील। यिचुआन और काले कपड़े वाली महिला दोनों के चेहरे बदल गए। सर्पेंटविंग झील 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी। झील का कोई छोर भी नजर नहीं आता था, और तो और वह सर्पेंटविंग का अड्डा था। विशालकाय सर्पपंख आसमान से नीचे उतरा और झील में गोता लगा गया। कुछ बड़ी लहरें उठी, लेकिन वह जीव गायब हो गया। जहां तक एजियो फायरबर्ड की बात है, वह सर्पेंटविंग झील के ऊपर हवा में मंडराता रहा। यिचुआन, हमें क्या करना चाहिए? काले कपड़े वाली महिला ने पूछा। भाग गया। यिचुआन नीला अग्निपक्षी की पीठ पर खड़ा होकर विशाल झील को घूर रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, उसे लगता है कि पानी में छिपे रहने के कारण मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। लेडी फ्लावर, अभी के लिए मुझे नीला अग्निपक्षी उधार दे दो। मैं तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ, लेडी फ्लावर, कि तुम तुरंत पश्चिमी प्रांत लौट जाओ और मेरे आत्मिक जानवर सांप को वहां बुलाओ। ठीक है। काले कपड़े वाली महिला ने सिर हिलाया। स्विश। काले कपड़े पहने महिला एक प्रकाश की किरण में बदल गई, जो झील की सतह पर चमकती हुई दूर तक गायब हो गई। सर्पेंटविंग झील की गहराई में विशाल सर्प पंख नीचे कुंडली मारे लेटा था। कभी कभी अपनी जीभ से अपने विशाल घावों को चाट रहा था। उसकी विशाल जीवन शक्ति और पुनर्योजी शक्ति उसके घावों को तेजी से और मजबूत बना रही थी, और उसका मांस स्पष्ट रूप से फिर से बढ़ और फैल रहा था। जी यिचुआन। सर्पेंटविंग की आंखें अविश्वास से भर गईं। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह झीली पश्चिमी प्रांत के जी कुल का नंबर 2 विशेषज्ञ है। पहले जब हम आपस में लड़ते थे तो उसे मुझ पर बस थोड़ी बहुत बढ़त हासिल थी, लेकिन अगर इस यिचुआन को मेरे पास आने दिया जाए तो वह अपनी तलवार के एक ही वार से मुझे मार डालेगा। इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? इससे पहले सर्पेंटविंग अपनी भागने की क्षमता पर पूरा भरोसा रखता था। उसके हिसाब से वह एक जियांटियन स्तर का अंतिम चरण का डायर मॉन्स्टर था। अगर वह किसी भयानक उच्च जियांटियन स्तर के प्राणी से भी टकरा जाए तो भी वह ज्यादा से ज्यादा नुकसान में रहेगा। वह फिर भी भागने में सक्षम होगा। जब तक उस पर जियांटियन जीवों के एक पूरे समूह द्वारा हमला नहीं किया जाता, तब तक वह ठीक रहेगा। लेकिन यिचुआन की तलवार ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। ग्रूल दा। सर्पेंटविंग झील के सभी राक्षस जोर जोर से चीखने लगे। इस आवाज ने झील के गहरे पानी में मौजूद सर्पेंटविंग को तुरंत गहरा सदमा पहुंचाया। वह उन भयानक चीखों को समझ सकता था। एक निर्दैत्य आ गया है। सर्पेंटविंग को गहरा सदमा लगा। ठीक है, पश्चिमी प्रांत के जी वंश ने जिन निर्दैत्यों को वश में किया है उनमें से एक जल प्रकार का निर्दैत्य है। कुछ राक्षस पक्षी प्रकार के थे जो उड़ने में कुशल थे। अन्य जल प्रजाति के थे जो पानी में अत्यंत शक्तिशाली थे। कुछ गैर जलीय जातियों की पानी में प्रवेश करते ही शक्ति कम हो जाती है। उदाहरण के लिए यिचुआन। पानी में उसकी गति शायद उसकी सामान्य गति के 10वें हिस्से से भी कम होगी, लेकिन पानी में सर्पेंटविंग जमीन से भी तेज होगा। अगर यिचुआन अपनी तलवारबाजी भी करे तो पानी उसे रोक देगा और उसकी शक्ति भी बहुत कम हो जाएगी। बेशक, हालांकि यिचुआन की तलवार की ताकत बहुत कम हो जाएगी, फिर भी वह सर्पेंटविंग को मार सकता था। समस्या ये थी कि पानी में वह सर्पेंटविंग को पकड़ ही नहीं पाएगा। उसकी तलवार की ताकत चाहे कितनी भी हो, बेकार होगी। भाई ब्लैक, जाओ और उस सर्प पंख को ढूंढो। यिचुआन झील की सतह पर खड़ा रहा, लेकिन बिल्कुल भी नीचे नहीं डूबा। हालांकि वह तुमसे ज्यादा ताकतवर है, फिर भी वह बुरी तरह घायल है। इसके अलावा उसे ढूंढने के बाद तुम्हें बस उसे थोड़ी देर के लिए बांध कर रखना है और उसे भागने से रोकना है। मैं तुरंत हमला करके उसे मार डालूंगा। इसे मुझ पर छोड़ दो। कुंडली मारे काले सर्प ने झील की सतह पर सिर हिलाया, फिर तुरंत अपना पूरा शरीर गहराई में डुबो दिया और सर्पेंटविंग झील के भीतर खोज शुरू कर दी। झील में मौजूद सभी छोटे राक्षस डर के मारे चीखते हुए हर दिशा में भाग गए। नीला अग्निपक्षी। यिचुआन ने अपने ऊपर नीले अग्निपक्षी को देखा। ऊपर रहो और नजर रखो। जैसे ही सर्पपंख झील से भागे, तुरंत उसका पीछा करो और उसे मार डालो। ठीक है, नीला अग्निपक्षी धीमी आवाज में बोला, फिर तेज गति से ऊपर उठा। यिचुआन का चेहरा गंभीर था। अपनी नीली तलवार लिए वह झील की सतह पर ऐसे टहल रहा था मानो वह समतल जमीन हो। एक एक कदम वह चलता हुआ सतह पर हल्की लहरें छोड़ रहा था।
उसकी ठंडी निगाहें अपने आसपास के वातावरण को घूर रही थीं, मानो वह झील के पानी के आर पार झील की गहराई तक देख सकता हो। जी वंश के पश्चिमी प्रांत में अब अंधेरा हो चुका था और जी कबीले के पश्चिमी प्रांत में सर्पविंग के हमले से उत्पन्न हलचल भी शांत हो चुकी थी। पिताजी जी जेडविच अपने बालों को दर्जनों चोटियों में बांटकर घुटनों के बल बैठे थे। अपने पशु खोपड़ी वाले प्याले में सारी शराब पीकर उन्होंने कहा, सर्पविंग, वह डायर मॉन्स्टर अपनी मांद में वापस भाग चुका है। सर्पविंग झील बहुत बड़ी है और इतनी गहरी है कि उसका तल दिखाई नहीं देता। अगर वह छिपने का मन बना ले तो अकेले खोज रहे एक अकेले काले सांप के लिए भी उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि यिचुआन बहुत शक्तिशाली है, फिर भी उसके लिए उस सर्पविंग को मारना बहुत मुश्किल होगा। ली ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी भौहें तन गईं। उसने सामने रखी शराब या मांस में से कुछ भी नहीं छुआ था। जाहिर है वह किसी बात से निराश था। पिताजी, जेडविच ने प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने पिता की ओर देखा। भौहें चढ़ाते हुए ली ने धीमी आह भरी। उसकी तलवार की चमक 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक गई, लेकिन फिर भी सर्पेंटविंग, एक डायर मॉन्स्टर, को बुरी तरह घायल कर पाए। उस तलवार की शक्ति वास्तव में एक जियांटियन जीव की सीमा से भी आगे निकल गई है। पिताजी, क्या आप कहना चाहते हैं? जेडविच चौंक गया। जिफू शिष्य, ली ने सिर हिलाया। कहना मुश्किल है। अगर यिचुआन ने अपना जिफू वायलट पैलेस खोल लिया होता तो वह जादुई खजानों पर उड़ सकता था। वह यूं ही खड़ा होकर उस सर्प पंख को, जिसने उसके बेटे को लगभग मार ही डाला था, दुम मुड़कर भागते हुए नहीं देखता। लेकिन अगर उसने अपना जिफू नहीं खोला होता तो उसकी तलवार की मार की ताकत बेतहाशा ज्यादा होती। इसलिए मैं उलझन में हूँ और इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। भी मैंने देखा कि जी निंग का हाथ कट गया था, लेकिन पलक झपकते ही जब तक धूल जम गई और मैं वहां पहुंचा, निंग बिल्कुल ठीक हो चुका था। ली भौहें चढ़ा रहा था। कई जियांटियन स्तर के लोगों ने निंग का कटा हुआ हाथ मलबे में पड़ा देखा था। जी यिचुआन के बेटे जी निंग को किसी प्रकार के फिंगर बॉडी रिफाइनिंग का प्रशिक्षण लेना चाहिए। जेडविच ने सिर हिलाया। इसके अलावा वह पहले ही एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे वह एक कटे हुए हाथ को फिर से जोड़ सकता है। बस मैं हैरान हूँ, निंग ड्रैगन कैसल पर सर्पेंटविंग के हमले से कैसे बच गया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ली ने आह भरी। मुझे लगता है वह भाग्यशाली है। निंग क्यों जीवित बच पाया? शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि सर्पेंटविंग जानता था कि निंग कौन है और इसलिए वह उसे मारने से डरता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि निंग के पास एक फिंगर बॉडी रिफाइनर के रूप में शक्तिशाली जीवन शक्ति थी और इस प्रकार वह सौभाग्य से जीवित रहने में सक्षम था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि निंग के पास उसके माता पिता द्वारा दिया गया कोई सुरक्षात्मक खजाना था। पश्चिमी प्रांत के जी कबीले के विशेषज्ञ इस बात पर अटकलें लगा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उनमें से किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया कि मात्र 10 वर्षीय निंग फुटवर्क के मामले में पहले ही दुनिया के साथ एक स्तर पर पहुंच चुका है। निंग इस समय अपने प्रशिक्षण क्षेत्र के बीचों बीच अपने शेडविंग स्टेप्स दिखा रहा था। सैकड़ों मीटर चौड़े प्रशिक्षण क्षेत्र में एक धुंधली आकृति तेज गति से घूम रही थी। जैसे ही वह घूमी, शुआ शुआ शुआ, दर्जनों निंग कहीं से प्रकट हो गए। निंग, एक आवाज गूंजी। निंग तुरंत रुक गया। माँ। निंग तुरंत उसका स्वागत करने के लिए उसके पास गया। युची स्नो धीरे धीरे वहां आए, खुशी से भरकर अपने बेटे को घूर रही थी। सर्पेंटविंग के हमले से पीड़ित होने के बाद दिन में जी कबीले ने हमले में मारे गए काले बख्तरबंद सवारों और कबीले के सदस्यों के लिए दाह संस्कार और स्मारक समारोहों की एक श्रृंखला की तैयारी की थी। उस समय निंग ने अपनी मां को चुपके से बताया था कि उसका फुटवर्क पहले ही दुनिया के साथ एक स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन जाहिर है उसने सिर्फ अपनी मां को ही बताया था। मात्र 10 वर्ष की आयु में वह पैरों की गति के दुनिया के साथ एकाकार स्तर पर पहुंच गया था। स्नो ग्रैंडजिया राजवंश के कई क्षेत्रों में गई थी, लेकिन उसने लगभग कभी भी ऐसा राक्षसी व्यक्ति नहीं देखा था। दरअसल चूंकि निंग ने जन्म से ही नुवा पेंटिंग दृश्यावलोकन तकनीक का उपयोग किया था, इसलिए उसकी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली थी। इसके अलावा उसने बचपन से ही छाया पवन चरणों का कठोर प्रशिक्षण लिया था और इस प्रकार 2 वर्ष पहले उन्नत स्तर पर पहुंच गया था। उस क्षण में जब जीवन और मृत्यु अधर में लटके थे, वह अचानक दुनिया को महसूस करने में सक्षम हो गया था और दुनिया के साथ एकाकार स्तर पर पहुंच गया था। ये कुछ और नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुकूल होने पर स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाली सफलता थी। निंग, स्नो ने अपने बेटे की ओर देखा। तुम्हारा फुटवर्क दुनिया के साथ एक स्तर पर पहुंच गया है। अगला कदम तुम्हारी तलवारबाजी की तकनीक को भी दुनिया के साथ एक बनाना होगा। ढिलाई मत बरतना। हाँ माँ। निंग ने सिर हिलाया। फुटवर्क को विश्व के साथ एक स्तर पर लाने का अर्थ है कि व्यक्ति विश्व के साथ एक हो जाए, लेकिन तलवार का दुनिया के साथ एक स्तर पर होना मनुष्य, तलवार और दुनिया तीनों का एक हो जाना था। स्वाभाविक रूप से ये काफी ज्यादा कठिन था। माँ, निंग ने पूछा, पिताजी कब वापस आएंगे? तुम्हारे पिता उस डायर मॉन्स्टर को मारने गए थे। सर्पेंटविंग को मारने के बाद वह घर जरूर आएगा, स्नो ने कहा। पुस्तक 2, अध्याय 5, वसंत घास का पिता। दिन ब दिन समय बीतता गया। दिन धीरे धीरे ठंडे होते गए, लेकिन उसके पिता अभी तक नहीं लौटे थे। पश्चिमी प्रांत के जी कबीले ने बहुत पहले ही सर्पेंटविंग झील को घेरने के लिए काले बख्तरबंद घुड़सवारों का एक दस्ता भेज दिया था। प्रशिक्षण यार्ड के भीतर एक के बाद एक तलवारों के हमले हवा में गर्जना और चमकते रहे। निंग वहीं अकेला खड़ा रेनड्रॉप सूत्र का अभ्यास कर रहा था। इस समय न तो काले कवचधारी घुड़सवार और न ही शक्तिशाली राक्षसी जानवर
निंग के लिए अपनी तलवारबाजी निखारने में किसी काम के थे, लेकिन उसके पिता यिचुआन अभी तक वापस नहीं लौटे थे, इसलिए निंग केवल अकेले ही प्रशिक्षण ले सकता था। युवा स्वामी, शरद पत्ता ने धीरे से पुकारा। हर्म। निंग ने ऑटम लीफ की ओर देखा, जिसके चेहरे पर घबराहट और अनिश्चितता थी। भौहें चढ़ाते हुए निंग ने अपनी दाकनॉर्थ तलवारें म्यान में डाल लीं। ऑटम लीफ, यह क्या है? युवा मालिक, ऑटम लीफ ने धीमी आवाज में कहा। स्प्रिंग ग्रास के पिता आपसे मिलना चाहते हैं। युवा मालिक, कौन? निंग दंग रह गया। स्प्रिंग ग्रास के पिता? ऑटम लीफ की आवाज थोड़ी तेज हो गई। उसके जैविक पिता? निंग चौंक गया। स्प्रिंग ग्रास का कोई पिता है? उसकी 2 निजी नौकरानियां जिंदगी भर गुलाम रहीं। जब वे बहुत छोटी थीं, तो उन्हें जी वंश के पश्चिमी प्रांत में बेच दिया गया था। स्प्रिंग ग्रास कहाँ है? निंग ने पूछा। युवा स्वामी, स्प्रिंग ग्रास आपसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। ऑटम लीफ ने धीमी आवाज में कहा। मैं समझ सकती हूँ कि स्प्रिंग ग्रास अपने पिता से मिलना चाहती है, लेकिन उसकी हैसियत उसे ये कहने से डरती है। निंग को अचानक कुछ याद आया। सही, सच कहूँ तो बसंती घास और पतझड़ का पत्ता उसकी दासियां थीं, और उनका जीवन उसके नियंत्रण में था। जिस दिन से उन्हें गुलामों के रूप में बेचा गया था, तब से उनका अपने माता पिता से कोई संपर्क नहीं था। हालांकि लोग पेड़ों या घास जैसे नहीं थे, उनकी भी भावनाएं थीं। जाओ और स्प्रिंग ग्रास के पापा को यहाँ ले आओ। निंग हंसा। चूंकि वो मुझसे मिलना चाहता है, तो उसे मुझसे मिलने दो। हाँ। ऑटम लीफ का चेहरा खुशी से भर गया और वह तुरंत बाहर भाग गई। निंग ने आंगन के बाहर की ओर पुकारा। स्प्रिंग ग्रास, अंदर आओ। आंगन के बाहर एक फरपोश नौकरानी अनिश्चितता से खड़ी थी। युवा स्वामी की आवाज सुनकर उसे अंदर जाना पड़ा, लेकिन उसका चेहरा घबराहट और अनिश्चितता से भरा था। इस समय स्प्रिंग ग्रास कई जटिल भावनाओं से गुजर रही थी। वह उत्साहित, खुश, घबराई हुई, शर्मिंदा, दोषी और बेचैन थी। युवा स्वामी, स्प्रिंग ग्रास ने निंग की ओर देखा। तुम्हारे पिता यहाँ हैं, अगर तुम उनसे मिलना चाहो तो मिल सकते हो। निंग हंसा। लेकिन मुझे जी कबीले ने खरीद लिया था। स्प्रिंग ग्रास ने अपने होंठ काट लिए। हर्म। निंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। क्या अब मेरे शब्दों का यहाँ कोई महत्व नहीं रहा? समझ गया। युवा स्वामी, स्प्रिंग ग्रास ने निंग की ओर देखा। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। दरअसल उसे बहुत पहले ही आभास हो गया था कि पश्चिमी प्रांत के जी कुल का ये सबसे प्रतिभाशाली युवा, जो एक दिन प्रांत का स्वामी बनेगा, उसके और ऑटम लीफ के साथ वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा ज्यादातर स्वामी अपने सेवकों के साथ करते हैं। वह आ गया है। निंग ने बाहर देखा और तुरंत 2 आकृतियां आंगन में आती दिखाई दीं। आगे वाला ऑटम लीफ था, जबकि पीछे वाला एक लंबा, अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने काले जानवरों का फर पहना हुआ था। इस अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर कुछ निशान थे और उसका सिर झुका हुआ था। वह काफी घबराया हुआ लग रहा था। युवा स्वामी, वह यहाँ हैं। ऑटम लीफ ने आदरपूर्वक कहा। जख्मी आदमी जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया, अपना सिर जमीन पर टिका दिया और दोनों हाथ जमीन पर रखकर साष्टांग प्रणाम किया। बेहद सम्मान से उसने कहा, ब्लैकटूथ उस शक्तिशाली युवा स्वामी को अपना सम्मान अर्पित करता है। ये देखकर स्प्रिंग ग्रास की आंखें लाल हो गईं। निंग ने स्प्रिंग ग्रास की ओर देखा, फिर कहा, कृपया उठो। हाँ। तभी जख्मी आदमी उठा, और जैसे ही उठा, उसने स्प्रिंग ग्रास को निंग के पास खड़ा देखा। पिता और बेटी की नजरें मिलीं, और तुरंत ही दोनों के चेहरों पर आंसू बहने लगे। जख्मी आदमी जल्दी से ठीक हो गया और जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगा। तुम मेरे घर क्यों आए हो? निंग ने पूछा। जख्मी आदमी ने गहरी सांस ली। ब्लैकटूथ आपके यहाँ आया है, युवा मालिक, क्योंकि मैं उस युवा मालिक से विनती करना चाहता हूँ कि वह मेरी बच्ची मीवा को मुझे वापस लौटा दे। रिडीम। निंग आश्चर्यचकित था। भुनाना, इस दुनिया में आने के बाद से उसके पास ऐसे बहुत कम लोग थे जिनके साथ उसका घनिष्ठ संबंध था, लेकिन निंग के दिल में बसंत घास और पतझड़ का पत्ता उसके लिए बड़ी बहनों की तरह थे। पिताजी। स्प्रिंग ग्रास खुद को रोक नहीं पाई और चिल्ला उठी। एक साधारण दास को एक निश्चित कीमत देकर छुड़ाना आमतौर पर संभव था, लेकिन युवा स्वामी जी की क्या हैसियत थी? उसके पिता उसे कैसे छुड़ा सकते थे? अगर युवा स्वामी नाराज हो जाते तो उसके पिता की तुरंत जान जा सकती थी। उसी समय वह धड़ाम की आवाज के साथ घुटनों के बल गिर पड़ी। युवा स्वामी, मेरे पिता कुछ भी नहीं समझते। मैं आपसे विनती करती हूँ, युवा स्वामी, मेरे पिता को उनके अनादर के लिए क्षमा करें। उसे बोलने दो। निंग ने जख्मी आदमी की तरफ देखा। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। अगर तुम मुझे मना सको तो मैं मान जाऊंगा, अगर नहीं, हम्फ। जख्मी आदमी का दिल कांप उठा। वह अच्छी तरह समझ गया था कि उसके सामने खड़े इस युवक में कितनी शक्ति और अधिकार है। अगर यह युवक उसकी जान चाहता तो उसे ले लेना ही आसान होता, लेकिन चूंकि उसने आने का फैसला किया था, उसने मानसिक रूप से पूरी तैयारी कर ली थी। महान युवा स्वामी, जख्मी आदमी ने आदरपूर्वक कहा, ब्लैकटूथ आपको मेरे दिल की हर बात बता देगा। निंग ने केवल उसकी ओर देखा। मैं, ब्लैकटूथ, कभी एक आदिवासी सरदार का बेटा था, जख्मी आदमी ने धीरे से कहा। एक पहाड़ी जंगल में ब्लैकटूथ जनजाति एक शांतिपूर्ण जीवन जीती थी। हम अंदर जानवर पालते थे और मैं जनजाति के पराक्रमी योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए आसपास के इलाके में राक्षसी जानवरों का पीछा करके उन्हें मार डालता था। और एक दिन हमें एक सुनसान घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए गए बाजरे के चावल की एक बड़ी मात्रा मिली। पूरा कबीला इस खोज से बेहद उत्साहित और खुश था। बाजरे की इस आपूर्ति से हमारे कबीले का जीवन काफी बेहतर हो जाता और हमारे पास और भी ज्यादा आदिवासी हो जाते। हालांकि ये खबर एक और शक्तिशाली कबीले, ब्लड मॉस्किटो कबीले, को जल्द ही पता चल गई।
एक सुबह भोर में जब आसमान अभी अभी चमकने लगा था और कई कबीले के लोग अभी भी सो रहे थे, जख्मी आदमी की आंखों में कड़वाहट और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने हमारे कबीले पर घात लगाकर हमला किया, मेरे कई कबीलों को मार डाला। हमारी ताकत शुरू से ही ब्लड मॉस्किटो कबीले से कहीं कम थी और हम पर घात लगाकर हमला किया गया। हम में से जो कुछ लोग बच पाए उन्हें भागना पड़ा। मैं मीवा के साथ भागा, रास्ते में अनगिनत खतरों और संकटों का सामना करते हुए आखिरकार पश्चिमी प्रांत शहर पहुंचा। जख्मी आदमी का शरीर हल्का सा कांप रहा था, लेकिन मेरी प्यारी बेटी और मेरे आदिवासी भाई सब मर चुके थे। मुझे बदला लेना ही था, चाहे ऐसा करते हुए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन मीवा निर्दोष और बेदाग थी। मुझे उम्मीद थी कि वह जिंदा रहेगी, इसलिए मैंने उसे जी कबीले को बेच दिया। जी कबीले में कम से कम उसका जीवन स्थिर तो रहेगा। स्प्रिंग ग्रास भी कांप रही थी, उसके आंसू बह रहे थे। पिताजी, पिताजी, वह कभी नहीं भूल सकती। उड़ान के उन दिनों को भूल जाओ। हालांकि वह अभी छोटी थी, लेकिन वह अपने प्रियजनों को एक के बाद एक मरते हुए और अपनी सभी हमउम्र सहेलियों को भी मरते हुए देखना कभी नहीं भूलेगी। अपने पिता को कभी मत भूलना, जो पश्चिमी प्रांत शहर की ओर जाते हुए एक के बाद एक भयानक खतरों से बचने के लिए जी जान से संघर्ष कर रहे थे। उस समय उसके पिता ने उससे बस इतना ही कहा था, मीवा, पिताजी को जाकर वह करना होगा जो करना जरूरी है। मीवा, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जीते रहना है। पिताजी, मीवा को मत छोड़ो। पिताजी, पिताजी। युवा स्प्रिंग ग्रास फूट फूट कर रोया था। अभी भी युवा ब्लैकटूथ ने अपने दांत पीस लिए और फिर चला गया। वह बदला लेने के रास्ते पर चल पड़ा था। मुझे नफरत थी। जख्मी आदमी का शरीर कांप रहा था। मैं बदला लेना चाहता था। हालांकि मैं एक नाइनफैंग योद्धा था, लेकिन ब्लड मॉस्किटो जनजाति के लिए मैं कुछ भी नहीं था। अपने 4 दुश्मनों को मारने के बाद एक लाल बालों वाले डायरे मॉन्स्टर ने अचानक ब्लड मॉस्किटो जनजाति पर घात लगाकर हमला कर दिया। वह कमीना, जिसने मेरी मातृभूमि को नष्ट करने के लिए दस्ते का नेतृत्व किया था, उस डायरे मॉन्स्टर ने एक ही घूंट में उसे निगल लिया और ब्लड मॉस्किटो जनजाति का नाश हो गया। ब्लड मॉस्किटो जनजाति के कुछ भाग्यशाली बचे हुए लोग भी दूसरी जनजातियों में शामिल हो गए। मेरा कोई दुश्मन नहीं बचा था मेरे पास, जिसके पास कुछ भी नहीं था। मीवा को छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं एक घुमंतू व्यापारी बन गया। जख्मी आदमी ने कहा। एक के बाद एक जिंदगी मरण के अनुभवों के बाद मैं अपने कबीले के कुछ बिखरे हुए बचे हुए लोगों को ढूंढने में कामयाब रहा और मेरा व्यापारी कारवां और भी ज्यादा शक्तिशाली होता गया। मैंने दौलत कमाई और इस तरह बिखरे हुए बचे हुए लोगों के साथ मिलकर मैंने एक कबीला बसाया, अपना खुद का ब्लैकटूथ कबीला, और मैं नया ब्लैकटूथ बन गया। एक घुमंतू व्यापारी बनते समय जख्मी आदमी ने निंग की ओर देखा। मुझे जी वंश के एक सेवक से बातचीत करने का मौका मिला और पता चला कि मीवा आपकी दासी बन गई है। युवा स्वामी जी, ब्लैकटूथ जनजाति को फिर से स्थापित करने के बाद मैंने वो सब कर दिया जो मुझे करना था। मैंने अपने पिता और ब्लैकटूथ की पिछली पीढ़ियों के साथ अच्छा किया था। जख्मी आदमी ने निंग की ओर देखा। इसलिए मैं आया हूँ। मैं अपनी बच्ची मीवा को देखने आया हूँ, जिसे मैं पिछले 10 सालों से सपनों में देखता आ रहा हूँ। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं मीवा को जरूर देखूंगा। मेरी मीवा, मेरी बच्ची, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। वह ब्लैकटूथ का आखिरी रिश्तेदार है। जख्मी आदमी का चेहरा आंसुओं से भरा था। स्प्रिंग ग्रास का चेहरा बहुत पहले ही आंसुओं से भर गया था और वह जोर जोर से रो रही थी। पिताजी, स्प्रिंग ग्रास दौड़कर आई और अपने दुखी पिता को गले लगा लिया। मीवा, जख्मी आदमी ने अपनी बेटी को भी गोद में उठा लिया। वह इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। एक और खड़ी शरद ऋतु की पत्ती भी रोने से खुद को नहीं रोक सकी। जहां तक निंग की बात है तो उसने सुनते ही आह भरी। आदिवासियों को स्वर्ग, पृथ्वी और राक्षसों से लड़ना था। स्प्रिंग ग्रास के पिता ब्लैकटूथ इसके प्रतीक थे। स्प्रिंग ग्रास, निंग बोला, क्या तुम अपने पिता के साथ रहना चाहती हो? स्प्रिंग ग्रास ने अपने होंठ काटे, आंखों में आंसू नहीं रोक पाए। वह घुटनों के बल गिर पड़ी। युवा स्वामी, कृपया स्प्रिंग ग्रास को माफ कर दीजिए। मैं सचमुच अपने पिता के साथ रहना चाहती हूँ, सचमुच। शक्तिशाली युवा स्वामी। जख्मी आदमी भी तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। निंग ने उन दोनों, पिता और बेटी, को देखा। साथ बिताए लंबे समय के कारण वह स्प्रिंग ग्रास और ऑटम लीफ से ऐसे प्यार करने लगा था जैसे कोई छोटा भाई अपनी बड़ी बहनों से प्यार करता हो। वह नहीं चाहता था कि स्प्रिंग ग्रास उसे छोड़कर जाए, लेकिन वह चाहता था कि स्प्रिंग ग्रास का मानसिक कष्ट और भी कम हो। स्प्रिंग ग्रास, आज से तुम्हारी आजादी तुम्हें वापस मिल जाती है। तुम अपने पिता के साथ जा सकती हो। स्प्रिंग ग्रास और ब्लैकटूथ दोनों दंग रह गए। बस ऐसे ही वह सहमत हो गया था। क्या वे दोनों, पिता और पुत्री, फिर से एक साथ हो सकते हैं? धन्यवाद, महान युवा स्वामी। ब्लैकटूथ आपके महान उपकार को सदैव याद रखेगा, युवा स्वामी। घुटनों के बल बैठकर ब्लैकटूथ ने बार बार उनका धन्यवाद किया। निंग के निर्देशों के तहत स्प्रिंग ग्रास को उसकी आजादी वापस मिल गई। अपने पिता के साथ जाते हुए स्प्रिंग ग्रास ने उन्हें पुकारा, युवा स्वामी। स्प्रिंग ग्रास आपकी दयालुता को हमेशा याद रखेगी। युवा स्वामी, ब्लैकटूथ जनजाति में स्प्रिंग ग्रास आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेगी। यदि भविष्य में, युवा स्वामी, आप कभी ब्लैकटूथ जनजाति के पास से गुजरें तो मुझे आशा है कि आप स्प्रिंग ग्रास से मिलने जरूर आएंगे। जरूर, निंग ने सहमति जताई। हम जरूर जाएंगे। ऑटम लीफ भी रो रही थी। वह और स्प्रिंग ग्रास सचमुच बहनों जैसी थीं।
दिन लगातार ठंडे होते जा रहे थे। निंग की मानसिकता भी बदल रही थी। स्प्रिंग ग्रास का जाना, उसके पिता के अनुभव, सरपेंटविंग का हमला, उसके पिता का डायल मॉन्स्टर को मारने के लिए जाना, जी कबीले के भीतर तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रतिद्वंद्वी खोजने में उसकी असमर्थता, इन सभी घटनाओं के कारण निंग की मानसिकता बदल गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद पश्चिमी प्रांत शहर बहुत छोटा स्थान है। वह बाहर जाना चाहता था, दुनिया को और भी बड़ा देखना चाहता था। वह देखना चाहता था कि ब्लैकटूथ जनजाति जैसी जनजातियां कैसे रहती हैं और उनका जीवन कैसा होता है। वह अपने पिता की तरह बनना चाहता था और एक के बाद एक डायल मॉन्स्टर से लड़ना चाहता था। वह दुनिया के इस हिस्से में रोमांच का अनुभव करना चाहता था। निंग, तुम्हारे पिता वापस आ गए हैं। इस बर्फीले दिन पर स्नो ने अपने बेटे को पुकारा। तभी निंग ने देखा कि ऊपर आसमान में उसके पिता उस नीले अग्नि पक्षी की पीठ पर आधे घुटने टेक कर लौट रहे थे। पुस्तक 2, अध्याय 6, जी निंग और सरपेंटविंग। हॉल में बहुत शांति थी। मोटी मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं और हर जगह अपनी रोशनी फैला रही थीं। जी निंग का सिर झुका हुआ था और वह सामने रखे खाने को चट कर रहा था और मेज पर रखा सारा मांस और शराब जल्दी जल्दी गटक रहा था। आज वे उसके पिता की वापसी का जश्न मना रहे थे, इसलिए उसे शराब पीने का दुर्लभ मौका मिला था। पिताजी, निंग बोला। हम, जी यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं। निंग समझ गया था कि उसके पिता का मूड ठीक नहीं है, क्योंकि सरपेंटविंग को मारने की उनकी कोशिश नाकाम रही थी। झील की गहराई में छिपे एक उन्नत जल प्रकार के जियांटियन स्तर के डायल मॉन्स्टर को मारना बेहद मुश्किल था। अगर पश्चिमी प्रांत का जी कबीला सचमुच सरपेंटविंग का वध करना चाहता तो वे इसके लिए बड़ी कीमत चुका सकते थे, लेकिन स्पष्ट रूप से पश्चिमी प्रांत का जी कबीला वह कीमत चुकाने को तैयार नहीं था। अपने गौरव और सम्मान की खातिर पश्चिमी प्रांत के जी कबीला ने सरपेंटविंग झील के अन्य जीवों का सफाया कर दिया था। फिर सरपेंटविंग झील के चारों ओर सैनिकों को तैनात कर दिया था, साथ ही अनगिनत जियांटियन जीवों को भी, जिससे सरपेंटविंग झील छोड़ने से डरने लगा था। यह एक लंबी लड़ाई होगी। अगर सरपेंटविंग जरा भी असावधान हुआ तो पश्चिमी प्रांत के जी कबीला के जियांटियन जीव उसे तुरंत मार डालेंगे। मैं बाहर जाकर साहसिक कार्य करना चाहता हूँ, निंग बोला। साहसिक कार्य? यिचुआन ने भौहें चढ़ाईं। युची स्नो ने जल्दी से कहा, निंग, तुम पर अभी अभी सरपेंटविंग ने घात लगाकर हमला किया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि डायल मॉन्स्टर कितने भयानक होते हैं। पश्चिमी प्रांत के बाहर ऊंचे पहाड़ों और गहरी झीलों में कई डायल मॉन्स्टर घात लगाए बैठे हैं। बाहर जाकर रोमांच करने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। कुछ साल और इंतजार करो। पश्चिमी प्रांत में अब मेरे पास कोई नहीं है जिसके खिलाफ मैं खुद को प्रशिक्षित कर सकूं। निंग ने अपना सिर हिलाया। यिचुआन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी उम्र क्या है? बाहर जाकर साहसिक कार्य करने से पहले कम से कम 16 साल की होने तक इंतजार करो। लेकिन पिताजी, निंग ने तत्परता से कहा, मैं बचपन से ही पश्चिमी प्रांत में रहा हूँ। मैं हमेशा पश्चिमी प्रांत के इस छोटे से इलाके में ही रहा हूँ। मैं इस विशाल दुनिया में अनगिनत जनजातियों को देखना चाहता हूँ। मैं पिताजी की तरह बनना चाहता हूँ। बाहर जाकर साहसिक कार्य करना चाहता हूँ। खतरों का अनुभव करना चाहता हूँ। उन महादैत्यों से लड़ना और उन्हें मारना चाहता हूँ। निरंकुश राक्षस, बस तुम्हारी थोड़ी सी शक्ति के आधार पर। यिचुआन ने अपना सिर हिलाया। मेरी ताकत में क्या दिक्कत है? निंग ने जल्दी से कहा। सरपेंटविंग के पूरी ताकत से हमले के बावजूद मैं बच गया। मेरी ताकत में क्या दिक्कत है? यिचुआन चौंक गया और उसे अचानक कुछ याद आ गया। ठीक है, मुझे तुमसे पूछने का मौका ही नहीं मिला। तुम सरपेंटविंग के हमले से कैसे बच गए? पास खड़ी स्नो हंस पड़ी। यिचुआन, तुम इस पूरे समय सरपेंटविंग से जूझते रहे हो और वापस आने का मौका नहीं मिला, इसलिए हमें तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। हमारा बेटा सरपेंटविंग के हमले के दौरान जिंदगी और मौत के उस पल में अपने पैरों के दुनिया के साथ एक स्तर तक पहुंच गया है। अपने दुनिया के साथ एक स्तर के पैरों के बल पर वह सरपेंटविंग के हमलों से बच पाया। दुनिया के साथ एक। यिचुआन ने आश्चर्य से निंग को देखा। मात्र 10 वर्ष की आयु में ही वह फुटवर्क में दुनिया के साथ एक स्तर पर पहुंच गए थे। मेरी ओर से तलवार के 3 वार खाओ। अपने हाथों को अचानक झटकने से यिचुआन ने 3 धुंधली तलवार छायाएं अचानक प्रकट की और निंग को घेर लिया। बिजली की गति से हमला किया। निंग खाने की मेज पर घुटनों के बल बैठा था। अब वह अचानक शान से एक तरफ खिसक गया और उन 3 धुंधली तलवार जैसी परछाइयों के पास से हवा की तरह शान से गुजर गया। तुम्हारा क्या विचार है? निंग ने गर्व से कहा, तुम सचमुच उस मुकाम तक पहुंच गए हो। यिचुआन ने अपने बेटे को आश्चर्य से देखा। दुनिया के साथ एक, तुम्हारा फुटवर्क दुनिया के साथ एक के स्तर पर पहुंच गया है। फिर तुम्हारी तलवारबाजी भी दुनिया के साथ एक के स्तर तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। उसका दिल उत्साह से भर गया और वह जल्दी से सोचने लगा। उसके बेटे निंग में प्रतिभा का स्तर बहुत ऊंचा था। स्वेलो माउंटेन के आसपास के इलाके में वह निश्चित रूप से एक अत्यंत दुर्लभ असाधारण प्रतिभा का धनी था। ऐसी अद्भुत प्रतिभा का किसी सामान्य व्यक्ति की तरह सम्मान नहीं किया जा सकता। निंग की तेजी से हो रही प्रगति को देखते हुए पश्चिम प्रांत शहर में सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो उसके प्रशिक्षण में काम आ सके। अगर तुम बाहर जाकर रोमांच करना चाहते हो तो ये पूरी तरह से असंभव नहीं है। यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। लेकिन तुम्हें मेरी एक जरूरत पूरी करनी होगी। यिचुआन। स्नो थोड़ा घबरा गई, लेकिन यिचुआन ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। पिताजी, बोलिए। निंग उत्साह से भर गया। यिचुआन ने सिर हिलाया। स्वर्ण तलवार समारोह हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है।
इस समारोह में 16 साल से कम उम्र के सभी युवा भाग लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस साल के स्वर्ण तलवार समारोह में तुम स्वर्ण तलवार छीन लो। जब तक तुम स्वर्ण तलवार छीन लेते हो, मैं तुम्हें साहसिक यात्राओं पर जाने की अनुमति दूंगा। सुनहरी तलवार। निंग की आंखें चमक उठीं। उसे इस समझौते के बारे में बहुत पहले से पता था कि अगर वह सोने की तलवार हथिया लेता है तो वह अगला प्रीफेक्चर लॉर्ड बन जाएगा। और प्रशिक्षण के इन पिछले वर्षों के दौरान उसके पिता ने भी उससे प्रीफेक्चर लॉर्ड बनने के लिए सोने की तलवार हथियाने के बारे में बात की थी। सुनहरी तलवार हथियाना बहुत आसान है। निंग ने यिचुआन को शक भरी नजरों से देखा। पिताजी, मुझे सुनहरी तलवार हथियाने के लिए अपनी पूरी ताकत का शायद 10वां हिस्सा ही लगाना होगा। यह मेरे लिए कोई बड़ी परीक्षा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि पिताजी, आपको प्रीफेक्चर लॉर्ड के पद की इतनी परवाह है? उनके पिता का हृदय पूरी तरह से अमर पथ पर लगा हुआ था। निंग की भी स्वाभाविक रूप से अमर पथ पर कदम रखने की वही इच्छा थी। प्रीफेक्चर लॉर्ड का पद। यिचुआन ने सिर हिलाया। तुम जी यिचुआन के बेटे हो, मेरे लिए सबसे बड़ा गौरव। मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे भी आगे जा पाओगे। पश्चिमी प्रांत के जी वंश के प्रांत लॉर्ड का पद तुम्हारे लिए बस एक बाधा होगा। तुम जरूर अपने पंख फैलाओगे और ऊंची उड़ान भरोगे। निंग उलझन में पड़ गया। तो पिताजी, आप क्यों चाहते हैं कि मैं जाकर सोने की तलवार छीन लूं? पहला, जीली को यह एहसास दिलाना कि वह सपने देखना बंद कर सकता है, यिचुआन ने कहा। दूसरा कारण, तुम्हें सोने की तलवार हथियाने के बाद पता चलेगा। जब तक तुम सोने की तलवार हथिया सकते हो, मैं तुम्हें बाहर जाकर साहसिक कार्य करने की अनुमति दूंगा। लेकिन अगर तुम इसे हथिया नहीं पाते तो एक अच्छे बच्चे की तरह पश्चिमी प्रांत शहर में ही रहो। ठीक है, निंग ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। दूसरी ओर पास में स्थित स्नो उन्मत्त था। बस, अब तुम वापस जाकर आराम कर सकती हो, यिचुआन ने कहा। निंग तुरंत उछल पड़ा और खुशी से झूमता हुआ अपने कमरे में लौट आया। मुख्य हॉल में यिचुआन अपनी पत्नी स्नो को अपने किए की वजह समझाने लगा। अगली सुबह भोर, जब निंग अपने माता पिता के साथ खाना खा रहा था तो स्नो ने उसे निर्देश दिया। सुनहरी तलवार जब्त करने के बाद मैं आपको साहसिक कार्य करने से नहीं रोकूंगी, लेकिन आपको अनुयायियों को लाना होगा। अनुयायी? निंग ने जल्दी से कहा। लेकिन मैं तो रोमांच के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतने सारे अनुयायी लाने का क्या मतलब है? तुम्हें सिर्फ 2 लोगों को साथ लाना है। स्नो हंसा। पहली है ऑटम लीफ, वह तुम्हारी आदतों से वाकिफ है और तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकती है। दूसरा नौकर होगा मोवू। मोवू काले कवचधारी घुड़सवारों का नाइनफांग योद्धा हुआ करता था और फिर उसने लंबे समय तक तुम्हारे पिता का साथ दिया। वह बेहद वफादार है। हालांकि वह तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन उसे जंगलों में साहसिक कारनामों का भरपूर अनुभव है। निंग ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं उन्हें ले आऊंगा। हालांकि मैं और कुछ नहीं ला सकता। युवा स्वामी, आप पश्चिमी प्रांत छोड़कर साहसिक यात्रा पर जा रहे हैं और मुझे भी साथ ले जा रहे हैं। ऑटम लीफ बेहद उत्साहित थी। पश्चिमी प्रांत के जी कुल में शामिल होने के बाद से उसे बहुत लंबे समय से शहर छोड़ने का मौका नहीं मिला था। बस यूं ही खड़ी मत रहो, बेवकूफ। जल्दी करो और लाइब्रेरी से स्वेलो माउंटेन के आसपास के डायर मॉन्स्टर्स के सारे रिकॉर्ड ले आओ। साथ ही अलग अलग जनजातियों के रिकॉर्ड और नक्शे भी ले आओ। उन सबको यहाँ ले आओ। निंग बहुत निडर होकर ऑटम लीफ को निर्देश दे रहा था। मुझे अच्छी समझ हासिल करनी है और अपने लिए साहसिक यात्रा का एक कच्चा रास्ता तैयार करना है। हाँ, युवा स्वामी। शरद पत्ता लगभग उड़ गया। ऑटम लीफ निंग की निजी दासी थी और इसीलिए बचपन से ही उसे की शोधन की अत्यंत उत्तम तकनीकें सिखाई गई थीं और इस प्रकार वह हुतियान स्तर के शिखर के करीब थी। जी निंग की निजी दासी होने के नाते उसके जैसे दर्जे की होने के कारण उसे स्वाभाविक रूप से विशेष तकनीकें भी सिखाई गई होंगी, जिससे उसे किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का अवसर मिला होगा। आ रही हूँ। ऑटम लीफ किताबों का एक ऊंचा ढेर लेकर वापस आए। एक धमाकेदार आवाज के साथ उसने उन्हें जमीन पर रख दिया। किताबों का यह विशाल ढेर कई 100 पाउंड का रहा होगा। निंग ने जल्दी से उन्हें पलटना शुरू कर दिया, एक के बाद एक महान डायरे मॉन्स्टर। अब जाकर निंग को सचमुच एहसास हुआ कि ऊंचे पहाड़ों और गहरी झीलों में कितने डायर मॉन्स्टर छिपे हुए हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि डायर मॉन्स्टर बहुतायत में थे और उनसे निपटना बहुत मुश्किल था। इस प्रकार डायर मॉन्स्टर और जी कबीले जैसे स्थानीय आधिपत्यवादियों के बीच वास्तव में एक अघोषित समझौता था। डायर मॉन्स्टर आमतौर पर बड़े पैमाने पर मनुष्यों का बेतहाशा वध नहीं करते थे, जबकि जी कबीला और अन्य आधिपत्यवादी डायर मॉन्स्टरों का वध करने के लिए पूरी ताकत नहीं लगाते थे। दोनों पक्ष अपना अपना हाथ रोककर सतही शांति बनाए रखेंगे। हालांकि कुछ कबीलों का अक्सर कत्लेआम होता था और कुछ डायरे मॉन्स्टर्स भी मारे जाते थे, लेकिन ये सब एक हद तक काबू में था। एक अदृश्य रेखा थी जिसे न तो जी कबीला और न ही अन्य स्थानीय आधिपत्य और न ही डायरे मॉन्स्टर्स पार करना चाहते थे। एक बार वह रेखा पार हो जाती तो खून खराबे का असली तूफान आ जाता। ब्लैकटूथ जनजाति, निंग ने नक्शे की ओर इशारा किया। ये पश्चिमी प्रांत के हमारे जी कबीले के क्षेत्र का सबसे नया नक्शा है और ब्लैकटूथ जनजाति एक नई छोटी जनजाति है। ये स्प्रिंग ग्रास के पिता की जनजाति होनी चाहिए। ये यही है, हमसे सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर। युवा स्वामी, हमें ब्लैकटूथ जनजाति से मिलने जाना है और स्प्रिंग ग्रास को देखना है। ऑटम लीफ ने जल्दी से कहा। बेशक हमें जाना होगा, निंग ने सिर हिलाया, लेकिन हमें इसे एक रोमांचक यात्रा बनाना होगा। पहले हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ और यहाँ। निंग ने नक्शे पर काले रंग से चिन्हित एक के बाद एक खतरनाक इलाकों की ओर इशारा किया। ये सभी जगहें हैं जहाँ डायर मॉन्स्टर्स छिपे हुए हैं।
ऑटम लीफ सदमे में चिल्लाया। ठीक है। निंग की आंखें चमक रही थीं। मैं कुछ डायर मॉन्स्टर्स को मारने जा रहा हूँ। चिंता मत करो, मैंने जो डायर मॉन्स्टर्स चुने हैं वे सभी शुरुआती जियांटियन स्तर के हैं। वे सरपेंटविंग से बहुत कमजोर हैं। मैं उन सभी से एक एक करके लड़ूंगा जब तक कि वह समय न आ जाए जब मैं आगे बढ़कर खुद एक जियांटियन जीवन रूप बन जाऊं। जियांटियन जीवन रूप बनने के बाद सरपेंटविंग झील जाने का समय आ जाएगा। ऑटम लीफ ने उन्मत्त होकर कहा, युवा गुरु, सरपेंटविंग एक स्वर्गीय जियांटियन स्तर का डायरे मॉन्स्टर है। मुझे विश्वास है, निंग ने कहा। नंबर 1 फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग विधि 9 स्वर्गों का क्रिम्सन राइट आरेख में असीम शक्ति थी। अभी केवल तीसरे चरण में होने के बावजूद वह पहले से ही एक साधारण प्रारंभिक जियांटियन स्तर के रिफाइनर के बराबर हो सकता था। एक बार जब वह चौथे चरण में पहुंच जाएगा तो वह स्वर्गीय जियांटियन स्तर के रिफाइनर के बराबर हो जाएगा। अगर वह सरपेंटविंग से सीधे मुकाबला भी करता तो भी बराबरी का होता, लेकिन ज्ञान के मामले में वह सरपेंटविंग से कहीं बेहतर था। डायर मॉन्स्टर सर्पविंग। निंग की आंखों में एक अजीब सी जंगलीपन झलक रहा था। वह उस दृश्य को भूल नहीं पा रहा था जब सर्पविंग ने उस पर अचानक हमला किया था। इस बार जब मैं बाहर जाऊंगा और साहसिक कार्य करूंगा तो मेरा अंतिम लक्ष्य तुम हो। मुझे उम्मीद है कि मेरे पहुंचने से पहले तुम मर नहीं जाओगे। पश्चिमी प्रांत के जी वंश ने स्वर्ण तलवार के चतुर्भुज समारोह के आगमन का स्वागत करने की तैयारियां शुरू कर दी। अनगिनत जनजातियों द्वारा तैयार किए जा रहे होनहार युवक उत्सुकता से भरे हुए थे और उन्होंने एक के बाद एक इसके लिए पंजीकरण कराया। वे समारोह में एक के बाद एक विरोधियों को हराकर तेजस्वी गौरवशाली व्यक्तित्व बनना चाहते थे। वे अनगिनत जनजातियों में अपना नाम फैलाना चाहते थे। इस बार स्वर्ण तलवार समारोह के बाद मैं जनजाति में वापस जाऊंगा। मैं निश्चित रूप से शीर्ष 8 में जगह बनाऊंगा ताकि मैं जियांटियन स्तर तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षण की तकनीकें सीख सकूं। इस तरह अपने जीवन काल में मुझे जियांटियन जीवन रूप बनने का मौका मिलेगा। एक युवा जिसकी त्वचा बिल्कुल काली है, पीठ पर एक तलवार लिए हुए, फटे हुए जानवरों के फर पहने हुए, पैरों में 2 चमड़े के जूते जो लगभग घिस चुके थे। टाइगर हाउल का नाम निश्चित रूप से इस देश की सभी जनजातियों में फैल जाएगा। मैं सबसे ताकतवर हूँ। अमर जादू के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका प्राप्त करने का यह मेरा अंतिम अवसर है। जनजातियों के सभी युवा अपनी अपनी इच्छाओं से भरे हुए थे और वे स्वर्ण तलवार के समारोह के लिए पंजीकरण कराने गए। यह एक पवित्र समारोह था। अनगिनत आदिवासी युवाओं के लिए एक पवित्र समारोह। पश्चिमी प्रांत के जी वंश के अधीन पूरा क्षेत्र और उस क्षेत्र में रहने वाली सभी युवा प्रतिभाएं इसमें भाग लेने वाली थीं। वे प्रसिद्ध होना चाहते थे। इस स्वर्णिम तलवार समारोह से एक गहन की शोधन तकनीक या कुछ अन्य शक्तिशाली तकनीकें प्राप्त करना चाहते थे। ये शक्तिशाली विस्मयकारी क्षमताएं बन जाएंगी जिन पर वे भविष्य में निर्भर रहेंगे। क्या जी निंग स्वर्ण तलवार समारोह में भाग ले रहा है? जी ली, जिसे अभी अभी यह खबर मिली थी, घूरने लगा और उसके कान में लिपटा लाल सांप भी बोल पड़ा। वह सिर्फ 10 साल का है। स्वर्ण तलवार समारोह में भाग लेने के लिए वह 4 साल और इंतजार कर सकता है। वह अभी क्यों भाग ले रहा है? पुस्तक 2 अध्याय 7 एक बनाम 7। जी जेडविच अपनी सामान्य जगह पर बैठे, एक जानवर की खोपड़ी का प्याला पकड़े हुए। शायद जी यिचुआन अपने बेटे को जल्दी कोशिश करने देना चाहते हैं। आखिरकार अगर वह असफल भी हो जाए तो 4 साल बाद जी निंग फिर से कोशिश कर सकता है। उनके पास 2 मौके हैं, लेकिन मैं एक बार भी असफल नहीं हो सकता। जी ली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। शुक्र है, उस समय मैंने अपने दत्तक पुत्र ग्रिजली को अपने साथ ले लिया था। तुरंत ली ने पास के एक नौकर से कहा, ग्रिजली को बुलाओ और मुझसे मिलवाओ। जी हाँ मालिक। नंगे पांव नौकरानी ने झुककर प्रणाम किया और जल्दी से चली गई। कुछ ही देर बाद सुनहरे फर वाला एक लंबा चौड़ा युवक तेजी से अंदर आया। इस युवक का आभामंडल बहुत ही भयंकर था। उसका चेहरा सुनहरे फर से ढका हुआ था और उसकी आंखों में भी आम लोगों से अलग एक हल्की सुनहरी चमक थी। वह हमेशा अपनी पीठ पर एक गहरी काली सीधी कृपाण लटकाए रहता था। वह अंदर आया और जैसे ही वह अंदर आया, वह एक दुबले पतले सुनहरे भूरे भालू जैसा लग रहा था। हालांकि वह सिर्फ 13 साल का था, फिर भी वह ली से थोड़ा लंबा था। पिताजी, ग्रिजली ने आदरपूर्वक पुकारा। ग्रिजली, ली ने अपने दत्तक पुत्र की ओर देखा और संतोष से सिर हिलाया। स्वर्ण तलवार समारोह हर 4 साल में एक बार आयोजित होता है। मैं इस साल के स्वर्ण तलवार समारोह में तुम्हारा पंजीकरण करवा दूंगा। मेरी बस एक ही विनती है, स्वर्ण तलवार ले लो। हाँ, ग्रिजली की आवाज गहरी और मोटी थी। ठीक है, ली ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने जितने भी दत्तक पुत्र लिए थे उनमें से बहुत कम ही उसे संतुष्ट कर पाए थे और उनमें से भी ग्रिजली ही वह था जिससे वह सबसे ज्यादा संतुष्ट था। ली को ग्रिजली की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था कि वह इस साल के समारोह में निंग को सोने की तलवार छीनने से रोक पाएगा। ली ने फिर कहा, इस बार जिससे तुम्हें सावधान रहना है वह है जी यिचुआन का इकलौता बेटा, जी निंग। हालांकि उसने अभी तक कोई वास्तविक जीवन मरण की लड़ाई नहीं लड़ी है, फिर भी उसने हमारे जी वंश की सर्वोच्च तकनीकों का प्रशिक्षण लिया है। हालांकि मैंने तुम्हें जो तकनीकें सिखाई हैं वे भी उच्च श्रेणी की हैं, फिर भी उसकी तुलना में वे थोड़ी कमतर हैं। ग्रिजली ने सिर हिलाया। वह समझ गया। आखिरकार वह तो एक दत्तक पुत्र ही था, लेकिन जी निंग वह रेनड्रॉप स्वॉर्ड जी यिचुआन का इकलौता पुत्र था और प्रीफेक्चर लॉर्ड के पद का संभावित उत्तराधिकारी भी। दोनों के बीच हैसियत का अंतर बहुत ज्यादा था। निंग जी कुल की सर्वोत्तम तकनीकें आसानी से सीख सकता था, लेकिन उसे एक दत्तक पुत्र होने के नाते कुल की सबसे शक्तिशाली तकनीकें सीखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।
और तो और निंग इस साल तलवार वाले के स्तर तक पहुंच गया है। ली ने अपने दत्तक पुत्र की ओर देखा। ज्यादा आत्मविश्वास मत रखो, मैं आपका बेटा निश्चित रूप से विजयी होऊंगा। ग्रिजली गुर्राया। स्वर्ण तलवार का समारोह शुरू हुआ। बड़ी संख्या में आदिवासी युवक सबसे नीचे थे, एक दूसरे के खिलाफ बेतहाशा लड़ रहे थे। एक के बाद एक युवक बाहर निकाले जा रहे थे और ताकतवर युवक पीछे छूट गए। पूरे 1 महीने की लड़ाई के बाद आखिरकार सबसे ताकतवर 8 युवकों का चयन हुआ, या यूं कहें कि 7 युवक चुने गए। एक और व्यक्ति था जो बिना किसी प्रतियोगिता में भाग लिए अंतिम 8 में से एक के रूप में स्वतः ही पंजीकृत हो गया। जी निंग रेनड्रॉप स्वॉर्ड के इकलौते बेटे जी यिचुआन, पश्चिमी प्रांत के जी वंश का सबसे प्रतिभाशाली युवक। पश्चिमी प्रांत के जी कबीले ने बाहरी लोगों से जो कहा उसके अनुसार जी निंग इतना शक्तिशाली था कि उसे प्रतियोगिता में शामिल होने की जरूरत ही नहीं थी। उसे सीधे शीर्ष 8 में शामिल किया जा सकता था। गुस्सा, अन्याय, हम्फ। आखिरी दिन जब उसका सामना बाकी 7 विशेषज्ञों से होगा तो ये जी निंग निश्चित रूप से बुरी तरह पिट जाएगी। वह सचमुच कुछ भी नहीं करने के लिए गिर जाएगा। वह जी वंश को शर्मसार करता है। कुछ आदिवासी युवक आपस में मन ही मन बुदबुदा रहे थे। बहुत कम आदिवासी युवकों को ही यह खबर मिली थी कि जी निंग पहले ही तलवार वाले स्तर तक पहुंच चुकी है। हुआ युद्ध ध्वज जोर से फड़फड़ाया। उजाड़ ठंडी हवा ने कई लोगों के दिलों में भड़की आग को बुझा दिया, क्योंकि आज स्वर्ण तलवार समारोह का अंतिम दिन था। विस्तृत प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच एक विशाल द्वंद्वयुद्ध मंच था, जिसके नीचे 8 आदिवासी युवक खड़े थे। उनमें से एक था फर से लदा निंग नामक एक राक्षस। बाहर बड़ी संख्या में काले बख्तरबंद घुड़सवार खड़े थे, जिन्होंने द्वंद्वयुद्ध मंच को सुरक्षा घेरे में घेर रखा था, ताकि युद्ध देखने आए पश्चिमी प्रांत शहर के हजारों आदिवासी युवकों और नागरिकों को द्वंद्वयुद्ध क्षेत्र के पास आने से रोका जा सके। वे यहाँ हैं। जियांटियन जीवन रूप आ गए हैं। यहाँ जमा हुए हजारों दर्शक बहुत उत्साहित थे। स्वर्ण तलवार समारोह इतने लंबे समय से चल रहा था और आमतौर पर इतने दर्शक नहीं होते थे, लेकिन आज का दिन खास था, क्योंकि आज स्वर्ण तलवार समारोह का आखिरी दिन था और आखिरी 8 प्रतियोगी अंतिम मुकाबले में ये तय करेंगे कि कौन सबसे शक्तिशाली है और स्वर्ण तलवार किसे मिलेगी। स्वर्ण तलवार के समारोह के अंतिम दिन कई प्रसिद्ध जियांटियन जीवन रूप भी आएंगे और देखेंगे। वह व्यक्ति जो लंबी गर्दन वाले राक्षसी जानवर पर सवार है, वह स्वर्गीय अग्निथोड़ा है। उस सफेद बाघ पर सवार व्यक्ति पश्चिमी प्रांत के हमारे जीवंश का नंबर 1 तीरंदाज है। वह अग्नि देवता है। जीली, देखो रेनड्रॉप तलवार वहाँ जिसके बगल में एक बड़ा बर्फ सफेद कुत्ता है, वही रेनड्रॉप तलवार है। जी यिचुआन, उसके बगल में जो बड़ा बर्फ सफेद कुत्ता है वह एक जियांटियन जीवन रूप है, व्हाइट वाटर हाउंड। प्रीफेक्चर लॉर्ड जी यंग भी प्रकट हुए हैं। इतने सारे जियांटियन जीव क्यों मौजूद हैं? उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इतने सारे जियांटियन जीवन रूप, घोर पागलपन, घोर कोलाहल। आखिरकार स्वर्ण तलवार का समारोह 4 साल में एक बार ही होता था। आमतौर पर कुछ ही जियांटियन जीव इसे देखने आते थे, लेकिन आज कई प्रसिद्ध हस्तियां आई थीं, जैसे कि पश्चिमी प्रांत के जीवंश का रहस्यमयी दुर्लभ रूप से देखा जाने वाला नंबर 1 विशेषज्ञ वर्षा बूंद तलवार जी यिचुआन, या अग्नि देवता जैसा जंगली और घमंडी आदमी जीली। सभी 10 ओवसिया आ चुके थे, उनमें से एक भी गायब नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह सिर्फ स्वर्ण तलवार का समारोह नहीं था, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह एक परीक्षा और संघर्ष था जो ये तय करेगा कि अगला प्रांताध्यक्ष कौन होगा। अगर निंग स्वर्ण तलवार हथिया लेता तो वह अगला प्रांताध्यक्ष होता। चूंकि इस आयोजन में अगला प्रांताध्यक्ष कौन होगा जैसी महत्वपूर्ण बात शामिल थी, इसलिए पश्चिमी प्रांत के जी वंश के लगभग सभी जियांटियन जीव स्वाभाविक रूप से इसे देखने आए थे। आज स्वर्णिम तलवार समारोह का अंतिम दिन है। द्वंद्वयुद्ध मंच पर खड़ी नीली रोशनी से चमकते लंबे बालों वाली एक महिला की ठंडी आवाज गूंजी। अब 8 युवकों को मंच पर चढ़ने दो। शुआ 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 शुआ। 8 छायाएं एक के बाद एक द्वंद्व मंच पर छलांग लगाती रहीं। निंग ने उन पर नजर डाली और पाया कि लगभग सभी 7 प्रतिद्वंद्वी उसे घूर रहे थे। जाहिर है उन 7 को इस बात से चिढ़ थी कि उसे सीधे अंतिम 8 में जगह मिल गई, जबकि उसे उनकी तरह युद्ध के कई स्तरों से आगे बढ़ना ही नहीं पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाहता था कि यह ऐसा ही हो? निंग ने अपने होंठ भींच लिए। उसे 8 में से एक घोषित करना पूरी तरह से प्रीफेक्चर लॉर्ड यंग का फैसला था। हालांकि ये 7 लोग वाकई लंबे हैं। इनमें से सबसे छोटी एक महिला भी कम से कम 1.7 मीटर लंबी है, मुझसे थोड़ी लंबी। उफ, और यह मोटा बेवकूफ आदमी शायद 2.3 मीटर लंबा है। हालांकि वे युवा थे, फिर भी सभी अपने प्रशिक्षण में बहुत निपुण थे और ज्यादातर लगभग 16 साल के थे। सिर्फ निंग ही सिर्फ 10 साल का था। स्वाभाविक रूप से वह उनमें सबसे छोटा था। तुम 8 एक करके आपस में लड़ोगे। हारने वाला भाग जाएगा और जीतने वाला तब तक रहेगा जब तक 4 नहीं बचेंगे। फिर तुम तब तक द्वंद्वयुद्ध करोगे जब तक केवल 2 ही नहीं बचेंगे, और अंत में सबसे शक्तिशाली चुना जाएगा। लंबे बालों वाली महिला ने कहा। निंग और अन्य 7 युवक सुन रहे थे। अचानक रुको, एक ठंडी आवाज गूंजी। पश्चिमी प्रांत के जी वंश के सभी आदिवासी युवक और नागरिक सभी उस आवाज की ओर मुड़े। यहाँ तक कि लंबे बालों वाली महिला भी मुड़ी और भौहें चढ़ा लीं। वह पश्चिमी प्रांत के जी वंश की एक जियांटियन स्तर की विशेषज्ञ थी और वह आज केवल इसलिए पूजा कराने आई थी क्योंकि आज अंतिम दिन था। ऐसे समय में इतना हंगामा कौन कर रहा था?
उसने अपना सिर घुमाया और देखा। बोलने वाला सफेद फर पहने एक बेरहम आदमी था। लंबे बालों वाली महिला कांप उठी। रेनड्रॉप तलवार, जी यिचुआन। वर्षा की बूंद तलवार। रेनड्रॉप तलवार बस वहीं खड़ी एक विशाल हिमखंड जैसी लग रही है। उसे देखते ही मेरा कलेजा कांप रहा है। हजारों दर्शकों की आंखों में उत्साह था। वहां मौजूद सभी जियांटियन विशेषज्ञ उनके लिए राक्षस देवताओं जैसे थे, लेकिन जी यिचुआन इन जमीनों का सबसे चकाचौंध करने वाला विशेषज्ञ था, एक महान हस्ती। यिचुआन वहीं बैठा रहा और ठंडे स्वर में बोला, स्वर्ण तलवार समारोह का अंतिम दिन 8 फाइनलिस्टों में से सबसे शक्तिशाली को स्वर्ण तलवार पर कब्जा करने के लिए चुनने का दिन है। जैसा मैं देख रहा हूँ, जी निंग को बाकी सातों से लड़ने दो। एक बनाम 7। लंबे बालों वाली महिला हक्की बक्की रह गई। लेकिन क्या एक बनाम 7? बाकी 7 तो बेहद प्रतिभाशाली युवा हैं। लेकिन एकदम सदमे का दृश्य। यिचुआन के बगल में बैठे प्रीफेक्चर लॉर्ड जी यंग भी हैरान रह गए। सांप वाले बूढ़े जीली, जो जी यंग के दूसरी तरफ बैठे थे, तुरंत जोर से हंस पड़े। वाह, एक बनाम 7! जी निंग पश्चिमी प्रीफेक्चर के हमारे जी कुल में सबसे प्रतिभाशाली युवक है। अगर वह हार भी जाता है तो भी यह उसके लिए एक तरह का प्रशिक्षण होगा। लेकिन यिचुआन, अगर तुम्हारा बेटा उन सातों से अपनी लड़ाई हार जाता है तो क्या होगा? अगर वह हार जाता है तो वह हार मान लेता है और उसका सोने की तलवार से कोई लेना देना नहीं है। यिचुआन ने शांति से कहा। अच्छा, ली ने सिर हिलाया। जी यंग ने यिचुआन को उत्सुकता से देखा, फिर बोली, जैसा यिचुआन ने कहा है वैसा ही हो। हाँ, प्रीफेक्चर लॉर्ड। लंबे बालों वाली महिला ने स्थिति को देखते हुए सिर हिलाया। पश्चिमी प्रीफेक्चर के जी कबीले के 2 सबसे शक्तिशाली गुट इस पर सहमत हो गए थे। स्वाभाविक रूप से उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह बस मन ही मन आह भर सकती थी कि रेनड्रॉप तलवार, जी यिचुआन, शायद बहुत घमंडी है। तुम 8 लंबे बालों वाली महिला ने 8 युवकों की ओर देखा। इधर आओ और अपने हथियार चुन लो। हथियार चुनने के बाद मेरे आदेश का इंतजार करो। मेरे आदेश के बाद जी निंग तुम में से 7वें के खिलाफ लड़ेगी। अगर जी निंग हार जाती है या तुम सातों हार जाते हो तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। हुआ? लंबे बालों वाली उस महिला ने हाथ हिलाकर द्वंद्वयुद्ध के मंच पर ढेर सारे हथियार कहीं से प्रकट कर दिए। हर तरह के हथियार थे, बस उनमें से कोई भी धारदार नहीं था। चुने, लंबे बालों वाली महिला ने कहा। निंग और बाकी सातों युवक तेजी से अपने हथियार चुनते हुए आगे बढ़े। निंग ने एक मजबूत काली तलवार चुनी जिसका वजन लगभग 50 पाउंड था। नीचे हजारों दर्शक बातचीत में मग्न थे। उनमें से कई तो रेनड्रॉप स्वॉर्ड, जी यिचुआन, को पहली बार देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे यिचुआन किसी प्राचीन हिमनदी या बर्फ के टुकड़े जैसा हो, इतना ठंडा कि उनके दिल कांप उठे। जी यिचुआन शायद बहुत घमंडी और हठी है और वह अपने बेटे के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता है। एक बनाम 7। भले ही जी निंग की असली ताकत बाकी सातों से ज्यादा हो, फिर भी वह उन सातों को एक साथ कैसे हरा सकता है? वह सचमुच पागल है। मैंने सुना है कि जी निंग केवल 10 साल का है, लेकिन उसके पिता ने उसे पहले ही यहाँ आने और स्वर्ण तलवार के समारोह में भाग लेने का आदेश दे दिया है, और यहाँ तक कि वह चाहता है कि वह 1 बनाम 7 की लड़ाई लड़े। बेचारा। अब कई दर्शकों को निंग के प्रति सहानुभूति होने लगी। आखिरकार निंग द्वंद्वयुद्ध मंच पर मौजूद 8 युवकों में सबसे छोटा और नाटा था, और सबसे युवा भी। इसके अलावा निंग बहुत सुंदर था। इस दुबले पतले सुंदर युवक के पिता बहुत ही कठोर थे। कोई कल्पना कर सकता था कि इस युवक के पिता आमतौर पर उस पर कितनी सख्ती से शासन करते होंगे। क्या आपने चुनाव कर लिया है? लंबे बालों वाली महिला ने 8 युवकों की ओर देखा। 7 युवक द्वंद्वयुद्ध मंच के एक ओर खड़े थे। उनके पास अपने हथियार तैयार थे, चाहे वह दरांती हो, भाला हो, सीधी कृपाण हो या तलवार। सब निंग को घूर रहे थे। मंच के दूसरी ओर निंग अकेला खड़ा था। निंग अपने हाथों में तलवार लिए शांति से उन्हें घूर रहा था। चूंकि आपने अपनी पसंद बना ली है, लंबे बालों वाली महिला ने अपना हाथ हिलाया और बगल में पड़े कुंद हथियारों के ढेर को वापस लेते हुए कहा, तो आप शुरू कर सकते हैं। जैसे ही उसके शब्द निकले, स्वूश स्वूश स्वूश, मंच के दूसरी ओर की 7 आकृतियां तेज गति से आगे बढ़ीं और साथ ही दूसरी ओर खड़े निंग पर हमला कर दिया। पुस्तक 2, अध्याय 8, जी निंग की तलवार। 7 आकृतियां 7 अलग अलग दिशाओं से जी निंग की ओर एक साथ झपटी। हालांकि वे पहले से 7 बनाम 1 युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी वे सभी पश्चिमी प्रांत के जी वंश के अधीन विशाल क्षेत्र के सबसे प्रतिभाशाली युवक थे। भले ही वे जी वंश के इस युवा स्वामी से कुछ नाखुश थे, फिर भी उन्होंने जरा भी तिरस्कार करने की हिम्मत नहीं की, मानो पहले से तय करके ही उन्होंने पूरी ताकत से हमला करने का फैसला किया हो। निंग वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल भी नहीं हिला। उन 7 धुंधली चीजों के उस तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था, और जब वे पहुंची तो वह हिल गया। जैसे ही वे सभी हथियार उसकी ओर चमके, निंग हवा के झोंके की तरह आगे बढ़ा। नियंत्रण, स्थिति, गति और शक्ति के मामले में अत्यधिक सटीकता का प्रदर्शन किया। 7 प्रतिभाशाली युवाओं के संयुक्त हमलों को आसानी से चकमा देते हुए आगे बढ़ा। क्या उसने चकमा दिया? वह कैसे संभव है? सातों युवक ठिठक गए, उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। उस समय निंग ने असल में अपने हथियार भी नहीं चलाए थे, सिर्फ अपने पैरों के बल पर वह उनके संयुक्त हमलों से आसानी से बच निकलने में कामयाब रहा। इस तरह के भयानक पैरों के बल ने दर्शाया कि जब तक निंग एकाग्र रहेगा, वे सातों मिलकर भी निंग के कपड़ों को छू भी नहीं पाएंगे। इतनी तेजी, बस हवा के झोंके की तरह। वह रेनड्रॉप स्वॉर्ड का बेटा होने के नाते खरा उतरता है। बहुत ही भयानक, इतना तेज कि मैं उसे साफ साफ देख भी नहीं पाया।
बस धुंधलापन ही दिखाई दिया। हजारों दर्शक उत्साहित हो गए। इस इलाके में सभी लोगों ने बचपन में ही प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था, इसलिए वे सभी अनुभवी थे। फिर भी उनमें से ज्यादातर को बस धुंधलापन ही दिखाई दे रहा था। कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि निंग कितनी तेज गति से आगे बढ़ा होगा। निंग रुक गया और द्वंद्व मंच के दूसरी ओर खड़ा हो गया। 7 प्रतिद्वंदी मुझे तलवार चलाने पर मजबूर नहीं कर पाए। उनके फुटवर्क मेरे से कमतर हैं। निंग ने अपनी नजरों से उन 7 प्रतिद्वंदियों को घूरा। अभी अभी उस क्षण भर में उसने इन 7 प्रतिद्वंदियों के फुटवर्क के स्तर का आकलन कर लिया था। उनमें से 2 उन्नत स्तर पर हैं। एक वह तलवार चलाने वाला युवक है, जबकि दूसरा सुनहरे बालों वाला जानवर है। लगता है पहले की रिपोर्टें गलत थीं। हालांकि उसके पिता घमंडी थे। निंग ने खुद इन 7 विरोधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोगों को भेजा था। उसे बस इतना पता था कि तलवार चलाने वाला युवक पैरों की कला में उन्नत स्तर पर पहुंच गया है। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि यह सुनहरे बालों वाला जानवर भी इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन उनका फुटवर्क अभी भी मेरे से थोड़ा कमजोर है। निंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। आखिरकार वह पहले ही दुनिया के साथ एक स्तर के फुटवर्क तक पहुंच चुका था। हालांकि इस द्वंद्वयुद्ध मंच पर वह केवल उन्नत स्तर के फुटवर्क का ही उपयोग करता था, फिर भी उसका फुटवर्क स्पष्ट रूप से अधिक परिष्कृत था। इसके अलावा उसने अत्यंत उन्नत शेडविंड स्टेप्स प्रकार के फुटवर्क का प्रशिक्षण लिया था, जिससे उसे स्वाभाविक रूप से बढ़त हासिल करने में मदद मिली। उसे बांध दो, उसे अपने फुटवर्क का उपयोग करने का मौका मत दो। सभी एक साथ 7 युवक एक बार फिर आगे बढ़े, लेकिन निंग धीरे धीरे उनकी ओर चला गया। एक पल में 7 युवक और निंग एक बार फिर भिड़ गए। तलवारें और कृपाण हवा में चमक उठे, लेकिन निंग अभी भी ऐसे चल रहा था मानो वह आराम से टहल रहा हो। उसके हाथ में तलवार एक चाबुक की तरह हो गई और उसकी सारी ताकत तलवार की नोक पर पहुंच गई और उसने फिर बेरहमी से वार किया। स्वर्ण तलवार समारोह के दौरान हताहतों की संख्या को यथासंभव कम करने के लिए सभी हथियार कुंद थे और इसलिए काटने, झाड़ने और चाबुक मारने जैसे हमलों के लिए ज्यादा उपयुक्त थे। तेज निंग की तलवार इतनी तेज थी कि किसी का भी दिल दहल जाए। निंग 7 के संयुक्त हमलों से शालीनता से बाहर निकल गया और साथ ही उसने बिजली की गति से चाबुक जैसे 7 हमले भी किए। धमाका 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 धमाका। चाबुक के प्रहारों से 5 आकृतियां पीछे की ओर उड़ गईं। 30 मीटर से ज्यादा दूर उड़ने के बाद जमीन पर गिर गईं। धूल से लथपथ सभी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ तो अपनी छाती थामे हुए खून की कुछ बूंदें खांस रहे थे। कुछ के चेहरों पर जख्म के निशान थे और उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने उसी समय निंग को अपनी तलवार से हमला करते हुए साफ देखा था और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी निंग की तलवार को छू नहीं पाया था। वे उसे छू भी नहीं पाए थे। निंग ने उन्हें उड़ा दिया था। तलवार के साथ 5 प्रतिभाशाली युवकों को तुरंत पता चल गया कि यह युवा मास्टर जी तलवारबाजी में किस स्तर तक पहुंच गया है और यह भी समझ गए कि उनके बीच कितना बड़ा अंतर था। द्वंद्व मंच पर केवल 3 युवक बचे थे। हाथ में काली तलवार लिए निंग ने पास खड़े तलवारधारी युवक और सुनहरे फर वाले जानवर को देखा। उसने मन ही मन सिर हिलाया। मैंने दोनों पर एक वार किया, लेकिन ये दोनों मेरी तलवार को छू ही पाए। तलवारधारी युवक के वार बहुत तेज हैं, लेकिन वह अभी तक उन्नत स्तर तक नहीं पहुंचा है। वह सुनहरे फर वाला जानवर दरअसल तलवारधारी के उन्नत स्तर तक पहुंच गया है। युवा गुरुजी, याद रखना, मेरा नाम ग्रिजली है। जी ग्रिजली। सुनहरे बालों वाला वहशी आदमी जी निंग को घूर रहा था। तुम्हें हराने वाला मैं ही हूँ ग्रिजली। तलवार लिए युवक का चेहरा थोड़ा बदल गया। तो मैं इन तमाम कबीलों में सबसे ताकतवर तो नहीं हूँ। असल में 2 लोग हैं जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। ये ग्रिजली भी तलवार वाले स्तर पर पहुंच चुका है। वह कई वर्षों से मार्शल पवेलियन में कठिन प्रशिक्षण ले रहे थे। वह जानता था कि वह एक निम्न वर्ग में पैदा हुआ है और उसे कृपाण की सर्वोत्तम तकनीकें नहीं आ पाएंगी, इसलिए उसने जटिल कृपाण तकनीकों पर ध्यान देना छोड़ दिया और अपनी कृपाण को तेज बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी कृपाण काफी तेज होनी ही थी। जितनी तेज उतना अच्छा। वह यथासंभव तेज हमलों की कोशिश करता और उन्हें अपने उन्नत पैरों के साथ मिलाता। अगर वह अपनी कृपाण का इस्तेमाल करता तो वह निश्चित रूप से दूसरे युवकों को हरा सकता था। लेकिन अब उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सिर्फ रेनड्रॉप स्वॉर्ड का बेटा जी यिचुआन ही उससे ज्यादा ताकतवर नहीं था। उसके बगल में खड़ा लगभग अनजान सुनहरे बालों वाला लड़का भी उससे ज्यादा ताकतवर था। जी निंग, तलवार लिए युवक अचानक गुर्राया। मुझे पता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तलवारों के 3 वार झेलो। बस मेरे ये 3 वार अकेले झेलो। और रही बात तुम्हारी, ग्रिजली, दखल मत दो। ग्रिजली वहां तिरस्कार से खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। ये तलवारधारी युवक उससे कहीं कमजोर था और उससे भी बढ़कर निंग के कदम भी बहुत जबरदस्त थे और उस पर किसी भी तरह से संयुक्त हमला करना संभव नहीं था। इसलिए उसने इस तलवारधारी युवक को अपनी ही बेइज्जती करने दी। निंग ने मानो कुछ सोचते हुए उस तलवारधारी युवक की ओर देखा। उसे लगा कि इस तलवारधारी युवक की बातों में कोई खास विश्वास छिपा है। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। हुआ। तलवार लिए युवक चीखता हुआ आगे बढ़ा। उसकी आंखें भेड़िए जैसी क्रूर थीं और जैसे ही वह निंग के पास पहुंचा उसकी तलवार निकल आई। तलवार चमक रही थी और पहला ही वार निंग की गर्दन पर लगा। तार्किक रूप से चूंकि तलवार कुंद थी, इसलिए इस तरह की वार करने की तकनीक ज्यादा उपयुक्त नहीं थी।
लेकिन स्पष्ट रूप से ये तलवार चलाने वाला युवक अपने सबसे शक्तिशाली अंतिम हमलों का प्रदर्शन करना चाहता था। पीछे हटो, निंग हवा की तरह आगे बढ़ा, एक कदम पीछे हट गया, जिससे तलवार उसके शरीर के पास से गुजर गई। शी! अचानक अपने हाथ के झटके से तलवारधारी युवक ने एक और हमला किया, और यह कृपाण वार और भी तेज था, जो विपरीत दिशा से निंग की गर्दन पर वार कर रहा था। छलांग लगाकर निंग फिर भी चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन उसे भी यह थोड़ा मुश्किल लग रहा था। अगर वह उन्नत स्तर के फुटवर्क का इस्तेमाल करता रहा और प्रतिद्वंद्वी की तलवार और तेज चलती, तो निंग को अपनी तलवार का इस्तेमाल करना पड़ता। स्विश! चमकता हुआ ब्लेड अचानक उसके हाथ से छूट गया और भी तेजी से चलता हुआ एक पल में निंग की आंखों के पास पहुंच गया। तीसरा कृपाण प्रहार, उड़ती हुई कृपाण। उड़ता हुआ कृपाण हवा में घूम रहा था और उसने उन दो पिछले हमलों की गति उधार ली थी, जिससे यह आखिरी उड़ता हुआ कृपाण हमला और भी अविश्वसनीय गति तक पहुंच गया। बिना किसी हिचकिचाहट के निंग ने अपनी तलवार से हमला कर दिया। झनकार! कटार और तलवार एक दूसरे से टकराए और कटार तुरंत उड़ गई और कटार चलाने वाले युवक के हाथों में वापस आ गई। तलवार लिए युवक ने सिर हिलाया, मैं हार गया, और फिर एक छलांग लगाकर वह द्वंद्वयुद्ध मंच से नीचे कूद गया। तलवार चलाने वाला युवक जानता था कि यह जी निंग और वह खुद एक ही स्तर पर नहीं थे। इस तथ्य के अलावा कि जी निंग ने जी वंश की सर्वोच्च तलवारबाजी तकनीकों का प्रशिक्षण लिया था, ये साधारण तथ्य कि वह तलवार वाले स्तर तक पहुंच गया था, उस युवक के लिए जी निंग को कुछ भी करना असंभव बना रहा था। वह इस द्वंद्वयुद्ध मंच पर अपने सबसे शक्तिशाली प्रहार दिखाने का मौका पाकर पहले से ही बहुत संतुष्ट था। उस तलवारधारी युवक को जी कबीले में भर्ती कर लो। दूर से तमाशबीन बने जी यंग ने अपने पीछे खड़े अपने एक निजी सेवक से कहा। उसमें जियांटियन स्तर तक पहुंचने की क्षमता है। हाँ मास्टर। द्वंद्व मंच पर केवल निंग और ग्रिजली ही बचे थे। ग्रिजली की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठी, दूर से निंग को घूरते हुए। उसी समय उसका पूरा शरीर भी एक हल्की सुनहरी रोशनी से चमकने लगा और उससे एक शक्तिशाली आभा निकलने लगी। इससे दूर खड़े निंग की आंखें सिकुड़ उड़ गईं। ये ग्रिजली भी एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर है, लगता है वह भी काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। जी निंग, ग्रिजली गुर्राया, मानता हूं कि तुम्हारा फुटवर्क मुझसे बेहतर है, लेकिन आज हमें ये तय करना है कि सबसे ताकतवर कौन है, और तुम सिर्फ भागकर सोने की तलवार हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें मुझसे सीधे लड़ना होगा, लेकिन बदकिस्मती से अगर तुम सीधे मुझसे लड़ोगी तो तुम मेरे सामने बिल्कुल नहीं हो, तुम जरूर हार जाओगी। हाथ में काली तलवार लिए निंग ने शांति से अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा। ग्रिजली की प्रचंड आभा से निंग अनुमान लगा सकता था कि यह ग्रिजली निश्चित रूप से जीवन मरण के संघर्षों से गुजरा होगा। उसकी कृपाण विद्या कृपाण वाले स्तर तक पहुंच चुकी थी और सुनहरे जीवन की वह परत ये दर्शा रही थी कि उसने एक शक्तिशाली प्रकार की फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक का प्रशिक्षण लिया था। अगर निंग का अनुमान सही था तो इस ग्रिजली को पीली पृथ्वी के शाश्वत रहस्यों का प्रशिक्षण लेना चाहिए था। आखिरकार उसने फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग पर उन सभी 19 पुस्तकों की समीक्षा की थी जो जीवंश के 5 प्रांतों में उपलब्ध थीं। ग्रिजली नाम का यह व्यक्ति कई जिंदगी मौत की लड़ाइयों का सामना कर चुका है और एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर है जो तलवार वाले स्तर तक पहुंच चुका है, लेकिन उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। निंग ने मन ही मन सोचा, वह निश्चित रूप से जनजातियों में पैदा नहीं हुआ था, उसे जी कबीले का होना चाहिए। 10 में से 9 लोग कहते हैं कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे जहरीले जीली ने विकसित किया और जानबूझकर छिपा कर रखा। डर। ग्रिजली कृपाण हाथ में लिए भूखे बाघ की तरह निंग को घूर रहा था। उसने अपनी मर्जी से निंग पर हमला करने की कोई कोशिश नहीं की। निंग अपनी काली तलवार लिए बेहद शांत और सहज भाव से आगे बढ़ने लगा, मानो अपने ही घर में टहल रहा हो। अगर सरपेंटविंग के हमले से पहले उसका सामना ग्रिजली से होता तो निंग शायद थोड़ी ज्यादा परेशानी खड़ी कर देता, लेकिन सरपेंटविंग के हमले के बाद बीते महीनों में निंग की तलवारबाजी, जो अपने पैरों की गति में दुनिया के साथ एक स्तर पर पहुंच गया था, में भी नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। फुटवर्क में दुनिया के साथ एक स्तर तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षण में समय लगाना जरूरी था। तलवारबाजी में दुनिया के साथ एक स्तर तक पहुंचने के लिए भी यही बात लागू होती थी। हालांकि निंग अभी तक तलवारबाजी में दुनिया के साथ एक स्तर तक नहीं पहुंचा था, फिर भी निंग की तलवारबाजी अब वैसी नहीं रही जैसी कुछ महीने पहले थी। इस ग्रिजली को आसानी से हराने के लिए उसे 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं थी। निंग की तलवार अचानक हिल गई। तलवार बारिश की तरह सुंदर थी, एक पल में नीचे उतर रही थी। देखने में सुंदर। जब एक मारक तलवार तकनीक एक सुंदर दृश्य में परिवर्तित हो जाती है तो ये दर्शाता है कि तलवार चलाने वाला पहले से ही कौशल के एक अत्यंत गहरे स्तर पर पहुंच चुका है। टूट जाओ। ग्रिजली दहाड़ा और अपनी कृपाण को धारदार बनाया, जो खून की मोटी परत से चमक रही थी, और एक के बाद एक विशाल कृपाण निंग की ओर उड़ रहे थे। पलक झपकते ही ऐसा लगा जैसे नर्क उतर आया हो। कृपाण की वो विशाल चमके नर्क की सजा देने वाली धारें थीं, जो किसी को भी निराश कर देती थीं, और मानो वे वहीं खड़े होकर उन कृपाणों की चमक के नीचे मर जाने के लायक हों। ब्लडहेल सेबर। निंग की तलवार हल्की बारिश की तरह बह गई। उसकी चमकती तलवारें बारिश के पानी की तरह एक धारा में बहकर ग्रिजली को फंसा रही थीं। ग्रिजली की ब्लडहेल सेबर तकनीकें चाहे कितनी भी उग्र और विस्फोटक क्यों न रही हों, पानी की वह रिमझिम धारा उसे फंसाती रही, जिससे उसकी उग्र विस्फोटक आभा फीकी पड़ गई। ग्रिजली को ऐसा लगा जैसे वो अचानक पानी की एक कैद में फंस गया हो। हर तरफ पानी ही पानी था, जो उसे बेतहाशा फंसा रहा था। जाहिर है उसके पास असीम ताकत थी, लेकिन वो पानी के खिलाफ उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था।
तोड़ो। ग्रिजली का कृपाण खेल अतुलनीय रूप से जंगली था। हालांकि वह लगातार फंस रहा था, फिर भी उसने जरा भी संकोच नहीं किया, बल्कि और भी ज्यादा क्रूर होता गया। आपका कृपाण प्रहार सचमुच बहुत शक्तिशाली है, निंग ने धीरे से कहा। इस स्तर का कोई भी प्रतिद्वंद्वी उसके लिए कोई खतरा नहीं था। बस निंग को इस ग्रिजली की कृपाण विद्या में दिलचस्पी थी, जो जिंदगी मरण की लड़ाइयों में विकसित हुई थी। इसीलिए निंग कुछ अनुभव हासिल करने के लिए उसके साथ 10 वार करने को तैयार था। निंग अच्छी तरह जानता था कि कबीले के कुछ बड़े विशेषज्ञों की तुलना में उसके पास सबसे ज्यादा कमी पर्याप्त अनुभव की थी। हुआ निंग के हाथों में काली तलवार अचानक एक सीधे हमले के लिए आगे बढ़ी और मानो पूरी दुनिया खामोश हो गई। धुंधली चमकती तलवार मानो बारिश की एक बूंद में बदल गई हो। ये बूंद कृपाण को भेदती हुई आगे बढ़ी और जैसे ही कृपाण चकनाचूर हो गया, फिर बारिश की बूंद ग्रिजली की छाती से टकराई, मानो कोई बूंद पत्थर पर गिर रही हो। हड्डियों के टूटने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि ग्रिजली कई दर्जन मीटर दूर उड़ गया था और द्वंद्वयुद्ध मंच के नीचे जमीन पर बुरी तरह टकरा रहा था, जिससे जमीन में एक छोटा सा गड्ढा बन गया था। वर्षा की बूंद तलवार, वर्षा की बूंद चट्टानों को भेदती है। उफ! ग्रिजली ने अपनी छाती पकड़ ली और मुंह से ताजा खून उगल दिया। उसने अपना सिर नीचे करके अपनी छाती देखी। उसने जो जियांटियन स्तर का जानवर पहना था, उसका फर फट गया था, उसकी छाती धंस गई थी, उसकी हड्डियां टूट गई थीं। और यह सब निंग के पास एक साधारण कुंदकाली लंबी तलवार के साथ हो रहा था। प्रशिक्षण क्षेत्र में मौजूद हजारों दर्शक खामोश हो गए और फिर एक जबरदस्त हंगामा हुआ। वे सभी विस्मय में थे। ये सचमुच रेनड्रॉप स्वॉर्ड का बेटा जी यिचुआन था। कोई आश्चर्य नहीं कि रेनड्रॉप स्वॉर्ड ने इतना अहंकारी होने का साहस किया कि अपने बेटे को 7 अन्य लोगों से लड़वाया। ये दिखने में सुंदर, अनुभवहीन युवा गुरुजी इतना भयानक था कि वह इन 7 विरोधियों पर आसानी से हावी नहीं हो सकता था। हा हा हा! प्रीफेक्चर लॉर्ड जी यंग, एक जोरदार बेफिक्री भरी हंसी हंसी, जो अतुलनीय रूप से खुश थी। वह जीता, उसके वंश की जीत हुई थी। जी निंग ने स्वर्ण तलवार हथिया ली थी और वह अगला प्रीफेक्चर लॉर्ड बन गया। वर्षा की बूंदें चट्टानों को भेदती हैं। तलवारबाजी का उन्नत स्तर। उसके बगल में बैठे जीली ने अचानक अपना दाहिना हाथ भींच लिया और जिस पत्थर के आर्मरेस्ट पर उसका हाथ टिका था, वह टूटकर उसमें दरार पड़ गई। दूसरा भाई, प्रीफेक्चर लॉर्ड यंग ने अपने दूसरे भाई की ओर देखा। ली ने अपने वरिष्ठ भाई, प्रीफेक्चर लॉर्ड की ओर देखा। चेहरा बदलते हुए उन्होंने धीमी आवाज में कहा, उन्नत तलवारबाजी। वह सिर्फ 10 साल का है, लेकिन उसकी तलवारबाजी पहले से ही उन्नत है और वह रेनड्रॉप सूत्र में विशेषज्ञता के स्तर तक पहुंच गया है, जो जी वंश की 5 प्रमुख तलवारबाजी तकनीकों में से एक है। वह अपने पिता से भी ज्यादा राक्षस है। वरिष्ठ भाई, पहले आपके वंश ने जी यिचुआन को जन्म दिया और अब आपके वंश ने जी निंग को जन्म दिया है। ईश्वर ने दिखा दिया है कि वह मेरे साथ नहीं है। मैं हार गया हूँ और मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। पुस्तक 2, अध्याय 9, ट्रेसलेस तावीज। प्रीफेक्चर लॉर्ड जी यंग बोले, दूसरे भाई, मेरी बात सुनो। बड़े भाई, जी ली ने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर उन्हें खोला और जोर से गुर्राया। कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। आज से जी निंग पश्चिम प्रांत के जी वंश के प्रांतपाल पद के उत्तराधिकारी हैं। मैं, जीली, उनके बुलाने पर जरूर आने को तैयार रहूंगा और पश्चिम प्रांत के जी वंश की ओर से युद्ध करने जाते समय पूरी निष्ठा और वफादारी से काम लूंगा। मैं जरा भी विद्रोही नहीं बनूंगा। मैं जी निंग की पूरी तरह से प्रशंसा करता हूँ और उनके प्रति समर्पित हूँ। लेकिन मैं आपकी बिल्कुल भी प्रशंसा और समर्पण नहीं करता। ली जल्दी से मुड़ा और चला गया। पिताजी, जी जेडविच, जो उनके बगल में बैठे थे, ने पुकारा और जल्दी से उनके पीछे चले गए। यंग चुपचाप ली को जाते हुए देखता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका दूसरा भाई, जीली, बहुत उग्र स्वभाव का था। ली बेहद लड़ाकू स्वभाव का था। वह ताकतवर लोगों के आगे झुक जाता था, लेकिन कमजोर लोगों के आगे कभी नहीं झुकता था। जब से वे छोटे थे, ताकत के मामले में वह, यंग, अपने दूसरे भाई से कमतर रहा था। स्वाभाविक रूप से ली ने कभी उसके आगे झुकना नहीं छोड़ा। लेकिन ली ने एक बार कहा था, अगर जी यिचुआन प्रीफेक्चर लॉर्ड बन भी जाएं, तो वह शिकायत का एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अब जबकि निंग ने दिखा दिया था कि वह अपने पिता यिचुआन से भी अधिक राक्षस था और उसने इतने विस्मयकारी तरीके से 7 विरोधियों को हराकर स्वर्ण तलवार पर कब्जा कर लिया था, तो ली ने स्वाभाविक रूप से उसकी प्रशंसा की और उसी तरह उसके सामने समर्पण कर दिया। यदि उसने प्रस्तुत किया तो प्रस्तुत किया, यदि उसने समर्पण नहीं किया तो उसने समर्पण नहीं किया। उन्होंने, जीली ने, कभी भी अपने बड़े भाई जी यंग की प्रशंसा नहीं की थी और न ही उनके अधीन रहे थे। सूर्यास्त। पश्चिमी प्रांत के जी वंश के स्नोफॉल पैलेस में एक भोज का आयोजन किया गया था। अगले प्रांतपाल की पहचान तय होना पश्चिमी प्रांत के जी वंश के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। यंग के पद छोड़ने के बाद निंग उनका पद ग्रहण करेंगे और पर्यवेक्षकों में से एक भी बनेंगे। जहां तक यंग की बात है, तो वह एक जियांटियन जीवन रूप और पिछले प्रांतपाल होने के नाते एक पर्यवेक्षक भी बनेंगे। पश्चिमी प्रांत के जी वंश में कुल 10 प्रमुख पर्यवेक्षक थे। पश्चिमी प्रांत के जी वंश के भाग्य पर गहरा प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का निर्णय ये 10 पर्यवेक्षक मिलकर करते थे। निंग के पदभार ग्रहण करने के बाद वर्तमान 10 पर्यवेक्षकों में से सबसे कमजोर को पद छोड़ना पड़ता। सत्ता का ढांचा पूरी तरह बदल जाता। कोई भी अनुमान लगा सकता था कि वर्तमान प्रमुख वंश को कितनी शक्ति प्राप्त होगी। वूसा या महल के मध्य में 30 से अधिक नंगे पांव और अर्धनग्न फर वस्त्रधारी युवतियां नृत्य कर रही थीं।
महल के दोनों ओर 2 पंक्तियों के पीछे के क्षेत्र में संगीतकार ढोल, पाइप, ओकारिना और ऐसे ही अन्य वाद्य यंत्र बजा रहे थे। इन वाद्य यंत्रों की ध्वनि कभी गंभीर तो कभी जीवंत होती थी, जो पूरे महल में गूंज रही थी। इस महल के भीतर पश्चिमी प्रांत के जी वंश के सबसे शक्तिशाली लोग एक साथ इकट्ठे होकर एक दूसरे को टोस्ट कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। प्रीफेक्चर लॉर्ड के उत्तराधिकारी के रूप में निंग की भी अपनी सीट थी। उनके सामने एक मेज थी जिस पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे थे। हुआ एक फर पोशाकधारी युवती शराब का एक बड़ा कलश लिए एक तरफ खड़ी थी। निंग का प्याला खाली देखकर उसने जल्दी से उसे भर दिया। शराब के कलश का वजन दर्जनों पाउंड था, लेकिन फर पोशाकधारी युवती ने शराब डालते समय एक बूंद भी नहीं गिराई। इसका अपना एक अलग ही आकर्षण है। ये देखकर जी निंग ने चक्कर खाते हुए अपना सिर हिलाया। निंग के बगल में एक से अधिक व्यक्ति बैठे थे। जी यिचुआन स्वाभाविक रूप से मेज के बीचों बीच घुटनों के बल बैठा था। उसके बगल में यूची स्नो बैठा था, जबकि उसके दूसरी तरफ एक बड़ा बर्फ सा सफेद कुत्ता बैठा था। ये गॉड बीस्ट व्हाइट वाटर हाउंड था। स्नोफॉल पैलेस में अपनी अपनी सीट पाने के योग्य सभी लोग पश्चिमी प्रांत के जी वंश के अत्यंत उच्च पदस्थ लोग थे। यहाँ तक कि निंग की माँ स्नो को भी यिचुआन की पत्नी होने के नाते यहाँ लाया गया था, क्योंकि अन्यथा वह स्वयं अपनी सीट पाने के योग्य नहीं होती। सभी जियांटियन जीवन रूप या तो अपने परिवार को या फिर अपने द्वारा पाले गए आत्मिक जानवरों को साथ लाए थे। जल्द ही रात हो गई। सभी संगीतकार और नर्तक चले गए, यहाँ तक कि दासियां और परिचारिकाएं भी चली गईं। अब कुछ बड़े मामलों पर बातचीत का समय था। अगर वे बेहद जरूरी गुप्त मामलों पर बात कर रहे होते तो भूत प्रेत और परिवार के सदस्यों को भी वहां से जाना पड़ता। सब लोग प्रीफेक्चर लॉर्ड यंग हंसे। आज स्वर्ण तलवार समारोह संपन्न हुआ। निंग ने 10 साल की उम्र में अकेले ही 7 योद्धाओं को हराकर स्वर्ण तलवार पर कब्जा कर लिया। स्वाभाविक रूप से वह प्रीफेक्चर लॉर्ड के पद का अगला उत्तराधिकारी बन गया है। हालांकि निंग अभी छोटा है। बेहतर होगा कि वह प्रीफेक्चर लॉर्ड का पद ग्रहण करने से पहले कुछ समय और इंतजार करे और अनुभव हासिल करे। मेरे विचार से हमें उसके 20 साल का होने तक इंतजार करना चाहिए। आप सब क्या सोचते हैं? मान गया। निंग की प्रतिभा यिचुआन से कम नहीं है। वह अगले प्रीफेक्चर लॉर्ड के रूप में चुने जाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। एक और ओवरसियर ने सिर हिलाया। जीनी की तरफ से भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। एक तरफ बैठे यिचुआन ने एक अनोखी मुस्कान बिखेरी। प्रीफेक्चर लॉर्ड यिचुआन, यह क्या है? यंग ने उसकी ओर देखा। मैं अपने बेटे के लिए एक वस्तु मांगना चाहता हूँ, यिचुआन ने कहा। यंग हैरान था। कौन सी चीज? बिना निशान वाला तावीज, यिचुआन ने गंभीरता से कहा। उसके शब्द निकलते ही पूरा हॉल खामोश हो गया। जियांटियन स्तर के कई लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। ट्रेसलेस तावीज? यंग ने निंग की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं, फिर पूछा, निंग तुम्हें ट्रेसलेस तावीज चाहिए? शराब से भरा जानवर की खोपड़ी का प्याला पकड़े वहां बैठा निंग चौंक गया। अपने पिता की ओर देखते हुए उसने सिर हिलाया। ठीक है, यिचुआन ने कहा। निंग अगले प्रीफेक्चर लॉर्ड हैं, उन्हें ये ट्रेसलेस तावीज मांगने का अधिकार होना चाहिए, है ना? ठीक है। यंग ने सिर हिलाया और फिर गहरी सांस ली। उसके हाथ के एक झटके से जेड की रोशनी से जगमगाता एक अजीब जेड ताबीज उसकी हथेली में प्रकट हुआ। यह जेड ताबीज जटिल रेखाचित्रों और अस्पष्ट शब्दों से ढका हुआ था और इससे ऊर्जा की अजीब मंद तरंगें निकल रही थीं, जिससे इसके आसपास का क्षेत्र विकृत सा लग रहा था। यंग ने उसे उछालकर सीधे यिचुआन की ओर फेंक दिया। यिचुआन, ये ट्रेसलेस ताबीज पश्चिमी प्रांत के हमारे जी वंश के संरक्षक खजानों में से एक है। इसका लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यिचुआन ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। देर रात स्नोफॉल पैलेस से वापस आते हुए निंग और उसके माता पिता साथ ही व्हाइट वाटर हाउंड साथ साथ चल रहे थे। पापा, माँ, निंग ने हैरानी से कहा। ये ट्रेसलेस तावीज क्या है? आपको इसकी क्या जरूरत है? पापा, स्नो अपने बेटे की ओर देखते हुए हंस पड़ी। यही कारण है कि तुम्हारे पिता ने कहा था कि वे तुम्हें तभी जाने देंगे जब तुम स्वर्ण तलवार समारोह में भाग लोगे और स्वर्ण तलवार छीन लोगे, क्योंकि स्वर्ण तलवार छीनने और प्रीफेक्चर लॉर्ड के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति तय करने के बाद ही तुम संरक्षक खजानों में से एक निशान रहित तावीज प्राप्त कर पाओगे। यिचुआन ने ठंडे चेहरे से कहा। बिना निशान वाला तावीज एक बेहद कीमती तावीज है। 300 साल पहले पश्चिमी प्रांत के हमारे जी वंश के एक पूर्वज को सौभाग्य से यह मिल गया था। उस समय उसके पास 3 तावीज थे, लेकिन उसने उनमें से 2 इस्तेमाल कर लिए और अब सिर्फ यही एक बचा है और यह हमारे प्रांत का संरक्षक खजाना बन गया है। इसका क्या उपयोग है? निंग ने पूछा। यिचुआन हंसा। जब तक आप ट्रेसलेस टैलिस्मैन का इस्तेमाल करते हैं, आप 10,000 किलोमीटर के दायरे में किसी भी जगह तुरंत पहुंच सकते हैं। क्या? निंग चौंक गया। 10,000 किलोमीटर के दायरे में किसी भी जगह तुरंत पहुंच जाना? ऐसा ताबीज तो चाहकर भी नहीं खरीदा जा सकता और हमारे पूर्वज इसे सिर्फ किस्मत से ही हासिल कर पाए थे। यिचुआन ने आह भरी। हमारे जी कबीले के लिए इस स्तर का खजाना पाना हमारा परम सौभाग्य है। आप अगले प्रीफेक्चर लॉर्ड हैं और इसीलिए मैंने बिना किसी की आपत्ति के इस निशान रहित ताबीज को हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। इतना कहने के बाद यिचुआन ने अपने हाथ के इशारे से एक जेड तलवार निकाली जो खूनी रोशनी से चमक रही थी और उसे निंग को थमा दिया। यह जेड तलवार मेरे खून में काफी देर तक डूबे रहने के बाद ही पूरी हुई है। तुम चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, मैं इस जेड तलवार की जगह का अंदाजा लगा लूंगा। इस बार जब तुम किसी साहसिक कार्य पर निकलो तो इसे हमेशा अपने पास रखना।
याद रखना, जैसे ही कोई खतरा आए तुरंत इस जेड तलवार को तोड़ देना। जब तुम जेड तलवार तोड़ोगे तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा और मैं तुरंत ट्रेसलेस टेलिस्मैन का इस्तेमाल करके तुम्हारे पास टेलीपोर्ट हो जाऊंगा और तुम्हारी जान बचाऊंगा। निंग को तुरंत समझ आ गया कि उसके पिता को इस ट्रेसलेस तावीज की जरूरत क्यों थी। यिचुआन उस पर चिल्लाया, इस रोमांचक यात्रा पर तुम्हें पश्चिमी प्रांत शहर से ज्यादा दूर जाने की इजाजत नहीं है। इस ट्रेसलेस तावीज की अधिकतम सीमा केवल 10,000 किलोमीटर है। जेड तलवार की स्थिति भांपकर मैं जान जाऊंगा कि तुम कितनी दूर हो। अगर मुझे लगा कि तुम पश्चिमी प्रांत शहर से 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर चले गए हो तो मैं तुरंत तुम्हारी ओर बढ़ूंगा, तुम्हें पकड़ लूंगा, वापस लाऊंगा और 3 साल के लिए भूमिगत जेल में कैद कर दूंगा। निंग ने आंखें मली। 3 साल के लिए भूमिगत जेल में कैद, हमेशा अंधेरे वाली भूमिगत जेल जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी। पश्चिमी प्रांत के जी कबीले के अपराधी और फांसी दिए जाने वाले लोगों को यहीं रखा जाता था। तुम्हारा बेटा जरूर याद रखेगा, निंग ने जल्दी से कहा। 10,000 किलोमीटर, बस बहुत हो गया। आखिरकार पश्चिमी प्रांत के जी कबीले का नियंत्रण वाला क्षेत्र तो बस कुछ हजार किलोमीटर का ही था। अगर वह पश्चिम की ओर बढ़ता रहा तो वह किसी दूसरे स्थानीय आधिपत्य के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। निंग बेटा, स्नो ने चिंता से पूछा, तुम कब बाहर जाकर रोमांचक यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हो? मैं पहले कुछ जल्दी तैयारियां कर लूंगा। निंग ने सिर हिलाया। 3 दिन बाद 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। भोर हो रही थी, आसमान में बमुश्किल रोशनी थी। निंग के कमरे के अंदर, निंग बेटा, इन्हें अपने साथ ले जाओ। स्नो के हाथ हिलाने पर निंग के बिस्तर के ऊपर जानवरों के फर के कपड़ों के 2 बड़े सेट और साथ ही कुछ अन्य विविध वस्तुएं कहीं से प्रकट हो गईं। माँ, निंग खुद को रोक नहीं पाई और बोली, मैंने सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया है, कपड़े, खाना, औजार। यिचुआन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर हम तुम्हें इसे लेने को कहें तो ले लो। तुम्हारी माँ ने इनमें से हर एक चीज को अपने हाथों से सिला है। निंग का दिल कांप उठा। वह अपनी माँ की तरफ देखे बिना न रह सका। युची स्नो की नजरें उसके बेटे पर ही टिकी रहीं और निंग अपनी माँ की नजरों में असीम प्रेम को साफ महसूस कर सकता था। जब से वह छोटा था उसकी माँ ने हर संभव तरीके से उसका ख्याल रखा था, मानो वह उसके लिए सब कुछ था। उसके साहसिक कार्यों पर जाने से उसकी माँ शायद सचमुच उसके लिए डरी हुई थी। जैसा कि कहावत है, जब बेटा दूर जाता है तो उसकी माँ घर पर चिंता करती है। और तो और इस बार वह रोमांचकारी यात्रा पर जा रहा था। पिताजी, निंग के मन में एक गंभीर विचार आया। उसने जल्दी से पूछा, इस बार जब मैं बाहर जाऊंगा तो क्या जी ली चुपके से? वह नहीं मानेगा। यिचुआन ने ठंडे स्वर में कहा, हमारा जी कबीला दुनिया के इस हिस्से में इतने लंबे समय तक अस्तित्व में रहने का कारण हमारी आंतरिक एकता है। हम आपसी कलह की सख्त मनाही करते हैं। जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उसे जी कबीले के सभी 5 प्रांतों में पीछा करके मार डाला जाएगा। इसके अलावा मैं ली के व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझता हूँ। वह प्रांत के स्वामी यंग के अधीन होना नहीं चाहता, लेकिन अपने दिल में वह अभी भी जी कबीले के मामलों को सर्वोच्च सम्मान देता है। इसके अलावा उसका अहंकार उसकी हड्डियों में समाया हुआ है। वह ऐसे काम करने से घृणा करता है। निंग ने सिर हिलाया जैसे कि वह कुछ समझ गया हो। जी ली की चिंता मत करो, यिचुआन चिल्लाया। तुम्हें ज्यादा चिंता उन डायरे मॉन्स्टर्स की है। सभी डायरे मॉन्स्टर्स में अलग अलग जन्मजात शक्तियां होती हैं और उनकी रणनीतियां भी अलग अलग होती हैं। पश्चिमी प्रांत के जी कबीले के जियांटियन स्तर के विशेषज्ञ भी अक्सर मर जाते हैं। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, जो जियांटियन स्तर तक भी नहीं पहुंचे हैं। ऐसी बातें मत करो, स्नो ने जल्दी से कहा। हमारा बेटा बाहर घूमने जा रहा है, कुछ और अच्छी बात कहो। निंग बेटा, माँ तुम्हें एक और चीज देना चाहती हैं। कहते कहते उसके हाथ में एक सुनहरी किताब आ गई। पन्ने सोने के पन्ने जैसे लग रहे थे और किताब के ऊपर 4 पुराने से लगने वाले शब्द लिखे थे। पवन पंख बचाव तकनीक। ये पैरों की गतिविधियों की तकनीकों का एक सेट है और यह माँ के पास मौजूद सबसे अनमोल अमर प्रशिक्षण पुस्तिका भी है। इसे पढ़ने से पहले जियांटियन जीवन रूप बनने तक प्रतीक्षा करें, स्नो ने निर्देश दिया। इसके अलावा आपको इसे जी कबीले के किसी अन्य सदस्य को सिखाने की अनुमति नहीं है। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। उसकी माँ ने उसे जो शेडविन स्टेप्स सिखाए थे वो सिर्फ उसकी माँ ही जानती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जी कबीले के पास भी वो फुटवर्क तकनीक नहीं थी। इसलिए उसकी माँ ने उसे निर्देश दिया था कि उसे जी कबीले के दूसरे सदस्यों को शेडविन स्टेप्स सिखाने से मना किया गया है। ये विंग एवेशन तकनीक भी सिर्फ उसकी माँ के पास ही थी, इसलिए वो उसे जी कबीले के दूसरे सदस्यों को इसे सिखाने से मना कर रही थी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, यिचुआन बोला। अगर तुम जाने वाले हो तो चले जाओ, सीधे सीधे कहो, पिताजी, माँ, मैं अब जा रहा हूँ। निंग ने अपने माता पिता की ओर देखा और फिर सिर घुमाकर वह चला गया। बाहर मोवू और उसकी दासी ऑटम लीफ उसका इंतजार कर रहे थे। पुस्तक 2, अध्याय 10, ईस्ट माउंट मार्श। पश्चिमी प्रांत शहर के बाहर पहाड़ी जंगल में जी निंग, मोवू और उनकी दासी ऑटम लीफ दोनों एक काले जंगली जानवर पर बैठे थे। ये जानवर तेंदुए के आकार का था और इसके शरीर पर हल्के तेंदुए जैसे निशान थे। इसके सिर पर एक सींग था। यह एक बेहद क्रूर जानवर था। ये पहाड़ों पर भी सपाट जमीन की तरह चल सकता था और बेहद तेज था। यह एक बेहतरीन सवारी थी, लेकिन बेशक यह एक पालतू राक्षसी जानवर से थोड़ी कमजोर थी। निंग की स्थिति को देखते हुए वह इस तरह की सवारी करने में काफी संयम बरत रहा था। पश्चिम प्रांत शहर। निंग ने मुड़कर पीछे देखा, दूर विशाल शहर को घूर रहा था।
वह बचपन से ही वहीं रहता था। चलो चलें। निंग चिल्लाया। घुड़सवार जानवर की कमर पर एक लात मारने से घुड़सवार जानवर तुरंत सरपट दौड़ते हुए आगे की ओर कूद गया, जबकि ऑटम लीफ और मोवू जल्दी से अपने काले फेरोबीस्टों पर सवार होकर पीछे आ गए। सर्दी चली गई, वसंत आ गया। एक पहाड़ी गांव के घास वाले मैदान में दर्जनों फर पहने पुरुष खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे। उनमें से आधे लोग अपने कंधों पर बोझा लिए हुए थे। अंकल डाला, एक स्पष्ट रूप से अनुभवहीन भालाधारी युवक उत्साह से चिल्लाया, इससे पहले आपने हमें ईस्टमाउंट मार्श जाने की इजाजत नहीं दी थी और आपने कहा था कि ईस्टमाउंट मार्श बेहद खतरनाक है। लेकिन इस बार हमें कोई खतरा नहीं हुआ और हम ढेर सारी मछलियां पकड़ने में कामयाब रहे। ये हमारे कबीले के लिए लंबे समय तक खाने के लिए काफी होंगी। उसके बगल में एक वीर भालू जैसी आकृति हंसी, आह ये तुम हमारे लिए सौभाग्य लेकर आए हो। इस बार ईस्टमाउंट मार्श में एक भी आदिवासी नहीं मरा। ये बहुत दुर्लभ है। हालांकि ईस्टमाउंट मार्श को कम मत आंको। ईस्टमाउंट मार्श इस क्षेत्र के उन स्थानों में से एक है जहां 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा डायर मॉन्स्टर पाए जाते हैं। लेकिन हाँ, ईस्टमाउंट मार्श में मछलियों की संख्या भी असीमित है। आह ये तुम पहली बार हमारे साथ मछली पकड़ने गई हो। कुछ और चक्कर लगाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि यह कितना खतरनाक है। जब हम वापस जाएंगे तो तुम्हें ज्यादा व्यायाम करना होगा और अपनी की को निखारना होगा। जब तुम मजबूत होगे तभी तुम लंबी जिंदगी जी पाओगे। उनके बगल में खड़ा एक हाथ वाला आदमी हंसा। आह ये अब बच्ची नहीं रही। इस बार जब हम वापस जाएंगे तो हमें आह ये के लिए एक औरत ढूंढनी होगी। चलो कुछ अच्छे फल लेते हैं और पड़ोस की किसी जनजाति में जाकर उसके बदले में बड़े नितंबों वाली एक उपजाऊ औरत ले लेते हैं। कुछ और महिलाओं को लाओ ताकि वे कुछ और बच्चों को जन्म दे सकें। सभी बड़े लोग इस युवक को चिढ़ा रहे थे। ठीक इसी समय पास की झाड़ियों और झाड़ियों के बीच काले बालों वाला एक विशालकाय जानवर घात लगाए बैठा था। उसका फर बेहद चिकना था और शरीर की आकृति चिकनी और मुलायम थी। वह किसी तेंदुए जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में हल्का सा हरापन दिखाई दे रहा था और उसका शरीर लगभग 7 मीटर लंबा था। उसकी रोएदार याल बेहद सख्त थी और उसका आकार गोल कांटों की एक अंगूठी जैसा था। वह इंतजार कर रहा था, एक अवसर का इंतजार कर रहा था। इसकी चिंता मत करो, मैं खुद ही एक ढूंढ लूंगा। आह ये थोड़ा शर्मिंदा हुआ, उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसने जल्दी से आवाज लगाई, हाँ वह शर्मिला है। बड़े आदमी हंसे। अचानक दहाड़ एक काला धब्बा अचानक से ऊपर आया, सीधे निकटतम आदिवासी की ओर झपटा। एक आदमी जो एक डंडा पकड़े हुए था, राक्षस। दूसरे आदिवासी गुस्से से दहाड़े और उनके हाथों में भाले निकल आए। उन्होंने बचपन से ही कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लिया था और दर्जनों सालों से अपनी आंतरिक ऊर्जा को निखार रहे थे और अब उनमें अपार शक्ति आ गई थी। धमाका! विशाल काले धब्बे के पंजों ने भालों को आसानी से एक तरफ धकेल दिया। जल्दी मारना! आसपास के सभी आदिवासी गुस्से से दहाड़ रहे थे और अपने भाले भी भाले से भाला चला रहे थे। एक छोटी सी जनजाति होने के कारण उनके पास कोई भी गहन अमर तकनीक नहीं थी, जिससे भाला और भाले जैसे हथियार उनके बीच बेहद लोकप्रिय थे। जब तक वे रोजाना कुछ सरल गतिविधियों का अभ्यास करते रहे, कुछ दर्जन सालों बाद भी उनकी शक्ति असाधारण बनी रही। हुआ ध्रुव हथियारों पर कदम रखते ही विशाल काला धब्बा आसानी से उछलकर आदिवासियों के समूह के केंद्र की ओर झपटा। ये आदिवासी अक्सर मछली पकड़ने के लिए ईस्टमाउंट मार्श जाते थे और इसलिए उन्होंने वापसी का एक सुरक्षित रास्ता चुना, जहां उन्हें शायद ही कभी राक्षसी जानवरों का सामना करना पड़ता था। लेकिन सावधानी उनमें कूट कूट कर भरी थी, इसलिए लाठी लिए आदिवासी बीच में रहते थे, जबकि हथियार लिए शक्तिशाली आदिवासी योद्धा बाहरी परिधि पर रहते थे। एक राक्षस, एक हाथ वाले आदमी ने जल्दी से पुकारा। सावधान! बोलते हुए उसने अपना इकलौता ब्लेड लहराया और उस विशाल काले धब्बे की ओर झपटा। राक्षस मर जा! आदिवासी योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली भालू जैसा दिखने वाला चाचा डाला भी अपनी लंबी कुल्हाड़ी लहराते हुए काले धुंध की ओर झपटा। मारना! आसपास के सभी आदिवासी पागल हो रहे थे। वे सभी जानते थे कि बियान बाघ कितने शक्तिशाली होते हैं। तभी 6 शक्तिशाली योद्धाओं ने इस बियान बाघ को घेरकर उस पर हमला कर दिया था, लेकिन वह आसानी से उनके हथियारों पर पैर रखकर उनके केंद्र में कूद गया था, जिससे उन सभी को ये समझ आ गया था कि यह शायद एक बेहद भयानक राक्षसी जानवर था जो पहले ही हाउटियन स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था। आज उनमें से कई के मारे जाने की संभावना थी। गर बियान टाइगर गुस्से से दहाड़ा। पहले की तरह जहां वह तेजी से आगे बढ़ता था, इस बार वह जहां था वहीं रुका रहा और बेतहाशा हमला करता रहा। झंकार! टक्कर से एक हाथ वाला आदमी पीछे की ओर उड़ गया, जबकि अंकल डाला अपने ग्रेटेक्स से नीचे की ओर दहाड़ते रहे। बियान टाइगर ने भी देखा कि ग्रेटेक्स चलाने वाला यह इंसान समूह में सबसे खतरनाक था और इसलिए उसने अन्य आदिवासी योद्धाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने तीखे पंजों का इस्तेमाल सीधे ग्रेटेक्स पर करने के लिए किया, जिससे उसका प्रक्षेपवक्र बदल गया। हालांकि ग्रेटेक्स फिर भी बियान टाइगर के पार्श्व पर गिरा, जिससे एक बड़ा घाव हो गया। केवल बियान टाइगर की पार्श्व के आसपास की मांसपेशियां सख्त हो गईं और बहुत कम खून निकला। मुख्य समस्या ये थी कि ग्रेटेक्स ने पर्याप्त गहरा वार नहीं किया था। उसी समय बियान टाइगर ने ग्रेटेक्स को एक तरफ कर दिया। अंकल डाला कुछ हद तक स्तब्ध हुआ। आह ये स्तब्ध रह गया और चिल्लाया, डाला डाला! आसपास के सभी आदिवासी भी चिंतित थे। अचानक शुआ! दूर से एक चमकती हुई उल्का की तरह कुछ चमकता हुआ गुजरा, जो तुरंत ही बियान टाइगर की खोपड़ी में घुस गया। फिर दूसरी ओर से उड़कर एक विशाल पेड़ में घुस गया और फिर पेड़ के दूसरी ओर से भी बाहर निकल गया।
चाचा दला जमीन पर गिर पड़े। उनके ऊपर बियान टाइगर का विशाल शरीर था। चाचा दला का चेहरा खून से लथपथ था। अंकल डाला, नौजवान आही तुरंत दौड़कर आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं ठीक हूँ, उस ताकतवर आदिवासी ने बियान टाइगर को धक्का देकर गिरा दिया। फिर अपना चेहरा रगड़ते हुए खड़ा हुआ तो पाया कि वह खून से लथपथ था। यह मेरा खून नहीं है, ये बियान टाइगर का खून है। एक हाथ वाला आदमी पास आया और उसने भी एक नजर डाली। पहले बियान बाघ की लाश को देखा, फिर पास के पेड़ को। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह फुसफुसाया, एक तीर बियान बाघ की चट्टान जैसी कठोर खोपड़ी को भेद दे और फिर काले तीर के पेड़ को। ये तो वाकई भयानक है। और तो और बियान बाघ को बीच छलांग में ही तीर लग गया। ये तीरंदाजी का हुनर निश्चित रूप से एक ईश्वरीय धनुर्धर, एक धर्मात्मा धनुर्धर ने ये तीर चलाया है। सभी जनजाति के लोगों ने बियान टाइगर के शव को घूरा, फिर दूर उस दिशा में देखा जहां से तीर आया था और जहां धर्मात्मा धनुर्धर होना चाहिए था। हुआ हुआ हुआ। पहाड़ी जंगलों के भीतर से 3 आकृतियां उभरी। आदिवासियों ने ध्यान से देखा और जल्द ही वे उन्हें साफ साफ देख पाए। 3 लोग बेहद खूबसूरत काले जंगली जानवरों पर सवार थे। काले जंगली जानवर पहाड़ी ढलानों से ऐसे गुजर रहे थे मानो समतल जमीन पर चल रहे हों और तेजी से आदिवासियों के सामने पहुंच गए। अपने सामने 3 लोगों को देखकर सभी आदिवासी आश्चर्यचकित रह गए। वे सुंदर काले जंगली जानवरों पर सवार थे और बेहद बारीकी से खूबसूरती से बनाए गए जंगली जानवरों के फर के कपड़े पहने हुए थे। सामने वाला व्यक्ति दिखने में एक बेहद युवा और सुंदर युवक था, जबकि उसके बगल में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। वे पुरुष खुद से कसम खा सकते थे कि उन्हें अपने पूरे कबीले में इस जैसी खूबसूरत लड़की नहीं मिली। हालांकि उसने योद्धाओं के कपड़े पहने थे, फिर भी वह अपनी सुंदरता को छिपा नहीं पा रही थी। उस युवक के दूसरी तरफ जो आदमी था, उसकी आभा इतनी भयंकर और क्रूर थी कि उन आदिवासियों के दिल दहल गए। बूढ़ा आदमी अपने काले घोड़े से नीचे कूदा और ऊंचे मोटे काले तीर के पेड़ के पास गया और तीर छीन लिया। युवा स्वामी, वह आदमी युवक के पास गया और आदरपूर्वक उसे तीर दिया। जी निंग ने इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने इस साहसिक अभियान के लिए कई तीर तैयार किए थे, लेकिन अगर वे अपने सभी तीर छोड़ देते तो शायद जल्द ही उनके तीर खत्म हो जाते। ये सभी तीर बेहद अच्छे थे, इन्हें कई बार इस्तेमाल किया जा सकता था। आदरणीय युवा स्वामी, एक हाथ वाला आदिवासी आगे बढ़ा और आदरपूर्वक झुक गया। हमें बचाने के लिए आपका धन्यवाद। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारा मेटलस्टोन कबीला आपकी सेवा कर सके? युवा स्वामी, अन्य जनजातियों ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। कोई ऐसा व्यक्ति जो साहसिक यात्रा के दौरान एक दासी और एक नौकर साथ ले जाता था। ये स्पष्ट रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और इसके अलावा उसे पहले युवा स्वामी भी कहा जाता था, जिसे आदरपूर्वक युवा स्वामी कहा जाता था। वह आमतौर पर हजारों आदिवासियों वाले किसी बड़े कबीले के सरदार का बेटा होता था। जाहिर है ये युवक किसी बहुत बड़े कबीले का ही होगा। क्या आप ईस्टमाउंट मार्श से परिचित हैं? काले फेरोबीस्ट पर सवार निंग ने उनसे पूछा। आदिवासी एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये युवा मास्टर ईस्टमाउंट मार्श क्यों जा रहा था? वह वहां मछली पकड़ने तो नहीं जा रहा होगा जैसे वे गए थे, है ना? यह वाकई बहुत खतरनाक होगा। हाँ, शक्तिशाली गहरे रंग के अंकल डाला आगे बढ़े। मैं कई सालों से ईस्टमाउंट मार्श में मछली पकड़ रहा हूँ और इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। युवा स्वामी, अगर आप ईस्टमाउंट मार्श जाना चाहते हैं तो मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। बहुत बढ़िया। काले जंगली जानवर पर सवार निंग हंसा और फिर हाथ घुमाकर सोने का एक जानवर का सिर उछाल दिया। तो फिर मेरे साथ आओ। सोने का विशालकाय सिर स्वीकार करते ही चाचा डाला की आंखें चमक उठीं। ये सोने का विशालकाय सिर, जिसका वजन ठीक 10 पाउंड था, उनके बच्चे के लिए जिंदगी भर के लिए काफी था। उन्होंने तुरंत उसे पास खड़े एक हाथ वाले आदमी को दे दिया। मुझे इसे वापस ले जाने और मेरे सबसे बड़े बेटे को देने में मदद करो। अगर मैं मर गया तो मेरे 3 छोटे बच्चों की देखभाल करना। ठीक है। एक हथियार वाले आदमी ने सिर हिलाया। अपना नाम बताओ, निंग ने कहा। आदरणीय युवा स्वामी, आप मुझे दला कहकर संबोधित कर सकते हैं। दला चाचा ने आदरपूर्वक कहा। डाला, उसके काले जंगली जानवर पर सवार हो जाओ। निंग ने ऑटम लीफ की सवारी की ओर इशारा किया। ऑटम लीफ, तुम मेरे साथ बैठो। हाँ युवा स्वामी। ऑटम लीफ नीचे कूदी, फिर तुरंत निंग के काले घोड़े पर सवार हो गई और फिर निंग की कमर पर अपनी बाहें डाल लीं। उसने निंग के जन्म से ही उसकी सेवा की थी और वे दोनों सगे भाई बहनों जैसे एक दूसरे के बहुत करीब थे। इसके अलावा निंग की निजी दासी होने के नाते ये बहुत पहले ही तय हो चुका था कि वह निंग की स्त्री है और इसलिए उनके बीच कोई वर्जनाएं नहीं थीं। चाचा डाला सांस रोककर सावधानी से काले जंगली जानवर पर सवार हुए। उन्होंने इससे पहले कभी इतनी अच्छी सवारी नहीं की थी। चल दर, निंग ने आदेश दिया। हुआ। निंग और अन्य लोग काले जंगली जानवरों पर सवार होकर तेजी से पहाड़ी जंगलों में गायब हो गए। अंकल सेबर, नौजवान आही ने घबराकर पूछा। अंकल डाला उन्हें ईस्टमाउंट मार्श ले जा रहे हैं। क्या ये खतरनाक होगा? एक हाथ वाले आदमी ने सिर हिलाया। वे हमारे जैसे नहीं हैं। वह नौजवान जरूर किसी बड़े कबीले के सरदार का बेटा है और उसे बचपन से ही बेहतरीन शिक्षा मिली है। वह तीर शायद उसी ने छोड़ा होगा। वह शायद ईस्टमाउंट मार्श में किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए आया होगा। उसे कुछ खास तरह के राक्षसी जानवरों को मारना है। लेकिन ईस्टमाउंट मार्श बहुत बड़ा और बहुत जटिल इलाका है। सिर्फ एक साधारण नक्शे पर निर्भर रहना काफी नहीं है। इसलिए उन्होंने अंकल दलाट से रास्ता दिखाने के लिए कहा। संस्कार, लेकिन वह बच्चा अभी वयस्क नहीं हुआ है, आही ने कहा।
कुछ लोग अपनी उम्र से बड़े दिखते हैं तो कुछ जवान, एक हाथ वाले आदमी ने कहा। दरअसल अभी निंग सिर्फ 11 साल का था। हालांकि उसकी लंबाई पहले से ही 1.7 मीटर थी, जो कि पिछले जन्म में भी इतनी ही थी, लेकिन वह युवा स्वामी बहुत दयालु था। एक हाथ वाले ने आह भरी। ठीक उसी समय जब बियान टाइगर ने हम पर घात लगाया था, अगर उस युवा स्वामी ने हस्तक्षेप न किया होता तो शायद हम में से कई लोग मारे जाते और सबसे पहले मरने वाले तुम्हारे चाचा डाला होते। अपनी जान बचाकर तुम्हारे चाचा डाला उनका मार्गदर्शन करने जाते, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इसके अलावा युवा स्वामी ने उसे सोने का एक सिर दिया था। 10 पाउंड। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, एक हाथ वाला आदमी अचानक चिल्लाया। उस बियान टाइगर की लाश को काट डालो और वापस ले जाओ। जल्दी आना। एक के बाद एक लोगों ने अपने चाकू और कुल्हाड़ी निकाली और जल्दी से बियान टाइगर की लाश को काट डाला और फिर वे अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़े।